हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज स्वागत करता हूं आप लोगों का रामबाण सीरीज के इस लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले हम लोगों ने रामबाण सीरीज में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नए हो हमारे डीएनएस इस चैनल पे तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाले रामबाण सीरीज के लेक्चर के लिए आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये रामबाण सीरीज के लेक्चर नंबर 3 विजिट कर रहे हो, इससे पहले आप 2 लेक्चर प्ले लिस्ट में पढ़े हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 आप कंप्लीट कर लो, फिर सेकंड कंप्लीट करना, उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 3 देखना, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, अप हो रहे हैं लेवल में। तो आप जब लेक्चर नंबर 1 विजिट करोगे तो आपको वहां पे बेसिक सारी बातें पता चलेंगी, वहां पे कुछ अलग से बताए गए हैं। लेक्चर नंबर 1 में टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराया गया था, जिसके थ्रू आप लोगों ने टोटल 50 to 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे उन 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में भी 20 क्वेश्चन थे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने 60 to 70 क्वेश्चन लगाए हुए थे, प्रैक्टिस किए थे। आज फिर हम लोग रामबाण सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे और इनके जरिए भी हम लोग आज 50 to 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हो जाइए तैयार। कुछ टर्म एंड कंडीशन है आप लोगों के लिए। पहला क्या है कि आप ईमानदारी से जितने क्वेश्चन सही होंगे उतना कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। 20 में आउट ऑफ 20 आपको कितना आया। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई डाउट रह जाए इस सेशन के रिलेटेड तो आप उसे मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में, उस डाउट को दूर किया जाएगा। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप जरूर वहां पे मेंशन करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और दूसरी बात आप क्या करेंगे, एक और बात है कि आप एक पेज और एक पेन लेकर बस बैठोगे और जितने क्वेश्चन सही होंगे 1 to 20 लिख लो आप टेबल, जितने क्वेश्चन सही होंगे उसके आगे टिक लगाना और उतना ही आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। बेमानी बिल्कुल मत करना, बेमानी आप खुद के साथ करोगे। अगर आप 20 में 20 लगाओगे या 20 में 19 लगाओगे तो सही आए 20 में 20 तभी लगाइएगा, या जितना आए तभी लगाइएगा। इससे मैं आपके तैयारी का आकलन कर पाऊंगा, या कहीं भी आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत होंगे आप मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से सेशन आपके लिए ला पाऊंगा। आप जब लाइक करते हो या फीडबैक डालते हो तो एक टीचर को एक एनर्जी मिलती है, उनको ये समझ में आता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं वो हमारे लेक्चर से समझ रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रही है। तो आप जितना लाइक करोगे और जितना आप फीडबैक डालोगे उतनी ही मेरे लिए ये क्या होंगे, एनर्जी मिलेगा मुझे, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनसे बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है आप लोगों के लिए। ये आसिफ सर हैं, देख लो, सेम ही देख रहे होंगे। चलिए तो क्या कर रहे हैं कि लेक्चर रामबाण सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। तो कॉपी कलम उठा लीजिए। चलिए थर्ड लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेक कलर ऑफ फाउंडेशन सीड बैग इज। जो फाउंडेशन सीड होते हैं उनके बैग का टैग कलर क्या होगा। फाउंडेशन सीड क्या होते हैं कि टोटली क्या होते हैं कि आपको आपके यूजी लेवल पे 4 प्रकार के सीड का टेग कलर याद रखना है। सारे बीज का हम टेग कलर जानेंगे। सबसे पहले आप इनका आंसर बताइए कि फाउंडेशन सीड क्या है। कि फाउंडेशन सीड का आपको टेग कलर बताना है। पहला क्या है, ब्लू कलर या गोल्डन येलो या व्हाइट या ओपल ग्रीन। तो इनमें से फाउंडेशन सीड का टेग कलर क्या होगा आपको ये बताने हैं। तो टोटल आप लोगों को क्या पढ़ने हैं ये जान लीजिए। टोटल कितने सीड आपको पढ़ने हैं कि 4 टाइप्स के होते हैं। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। NBFRC, इनसे हो गया न्यूक्लियर सीड, B से ब्रीडर सीड, टोटल आपके एग्जाम में यूजी के लेवल पे यही 5 सीड पूछे जाते हैं। इन सीड का टैग कलर पूछा जाता है। टैग कलर, जिस बैग में ये सीड आते हैं उन पे एक टैग कलर होता है, क्योंकि किसान क्या होते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो पढ़ पाएंगे कि ये कौन सा सीड है। तो उनके बैग पे एक कलर बनाया जाता है, इस टाइप का चौखुट कलर का एक उस पर क्या होता है, निशान बना होता है जिसमें कलर फिल किया हुआ होता है। ये जो भी कलर है, ब्लू कलर, गोल्डन येलो, व्हाइट, ओपल ग्रीन, ये सारे कलर वहां पे फिल किए होते हैं और किसान उसे देख के समझ जाएगा कि ये कौन सा सीड है। तो
ये ट्रिक हो गया आपके लिए। मैं बेहतर से बेहतर ट्रिक आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं जिसके जरिए आप लोग क्या कर पाओ, अच्छे तरीके से याद कर पाओ और एक अच्छा आप लोगों को क्या हो कि ट्रिक मिल जाए याद करने के लिए। सारी चीज हम रट नहीं सकते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर में क्या है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे, ओके। उनको क्या होता है कि इसमें कुछ इफ बट नहीं कर सकते आप, आपको क्या करने होंगे, उनको याद करने होंगे। बट जहां पे भी मौका मिला है मैंने हर लेक्चर में सब जगह आप लोगों को ट्रिक प्रोवाइड की है जिससे आप क्या कर पाओगे, अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। तो न्यूक्लियर सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, रजिस्टर्ड सीड है एंड सर्टिफाइड सीड है। टोटल 5 प्रकार के सीड होते हैं। मैं बताऊंगा इनका सीड कलर क्या होता है। सबसे पहले आप हमको बताइए कि फाउंडेशन जो सीड का बैग होता है उनका कलर क्या होगा। फाउंडेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। तो इनका आपको कलर बताना है। तो जो भी आप बता रहे हो कि व्हाइट कलर होते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो कि फाउंडेशन सीड के बैग का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। बाकी आइए जानते हैं न्यूक्लियर सीड क्या होता है। ये कलरलेस होते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, पेन चेंज कर लूं। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनमें कोई कलर नहीं होता, इनमें गोल्डन येलो कलर होते हैं। येलो है साइड में। एंड फाउंडेशन सीड क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है इनका बैग का कलर। रजिस्टर्ड सीड क्या होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, पर्पल। और सर्टिफाइड सीड किस कलर के होते हैं, तो ब्लू कलर के होते हैं। तो ये इनके बैग का टैग कलर होता है जिसमें ये सीड आते हैं। उनके बैग का, माफ कीजिएगा, उनके बैग का ये टैग कलर होता है। तो अगर न्यूक्लियर सीड आए तो वो कलरलेस होंगे, ब्रीडर सीड आएंगे तो वो क्या होंगे, गोल्डन येलो। ये किनका है, ये गोल्डन येलो, ये इसका टैग कलर, इनके बैग का टैग कलर है। और फाउंडेशन सीड क्या होते हैं, ये व्हाइट होते हैं। और रजिस्टर्ड सीड क्या होते हैं, वो पर्पल कलर के होते हैं। एंड सर्टिफाइड सीड के बैग का टैग कलर क्या होता है, वो ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ से आपको अगर सीड से कोई क्वेश्चन बनते हैं उनके बैग का टैग कलर, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएंगे। और एक क्वेश्चन है श्योर डैट कि आपको यहाँ से मिलेगा ही, एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। तो आप लोग क्या करें कि अच्छे से समझ लें। तो चलिए नोट डाउन हो गया हो, आप लोग आंसर दे दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग प्रोसीड करते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज। इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं कि केला में किस प्रकार का पुष्पकर्म पाया जाता है। लिख लीजिएगा, इन्फ्लोरेसेंस का हिंदी होता है पुष्पकर्म। केला में किस प्रकार का पुष्पकर्म पाया जाता है, यानी कि उनमें जो फ्लावर है वो किस अकॉर्डिंग अरेंज है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या होते हैं कि फ्लावर क्या है कि किसी में इस टाइप के अरेंज है, इस टाइप से, तो वही बताता है कि इन्फ्लोरेसेंस उनमें फ्लावर किस तरह अरेंज है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो आपको बताने हैं कि बनाना में, केला में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ए स्पेडिक्स, स्पाइक, रेसिम या कैटकिन, इनमें से कौन से बनाना के केला का इन्फ्लोरेसेंस को बताता है। तो केला में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो वो स्पेडिक्स टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। आइए कुछ फ्रूट्स हैं जिनके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम लोग जान लें। तो ट्रिक क्या है आपके लिए, मैं हमेशा ट्रिक बताता हूं, लिख लीजिएगा ABCD। ABCD क्या है, ए से आर्कीनट, बी से बनाना, सी से, हाँ डी से डेट पाम लिखिए, सी से काजू। तो ये जो भी है आर्कीनट, बनाना, काजू एंड डेट पाल्म, इनके इन्फ्लोरेसेंस स्पेडिक्स टाइप के होते हैं। ये 4 फ्रूट्स के इन्फ्लोरेसेंस स्पेडिक टाइप्स के होते हैं। स्पाइक किनका इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो ये व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस होता है। गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, वो स्पाइक टाइप का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर भी कहते हैं। स्पाइक और याद रखिएगा बार्ले का भी इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, स्पाइक टाइप का होता है। रेसिम किसका होता है, तो रेसिम किसका होता है, जो भी क्रूसीफेरी फैमिली के जो भी होंगे उनमें क्या होते हैं, रेसिम टाइप के होते हैं। जैसे क्रूसीफेरी फैमिली में क्या आते हैं, आपको रेडिस आता है, रेडिस, मूली, और कैटकिन नहीं है। चलिए समझ गए। यहाँ पे काजू नहीं, कोकोनट कीजिए। तो ये जो 4 फ्रूट्स हैं, ए से क्या है आर्किनट, बी से बनाना, सी से कोकोनट एंड डी से डेट पाल्म, ये 4 फ्रूट्स के इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप्स के होते हैं, वो स्पेडिक्स टाइप के होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और स्पाइक या ईयर किनका इन्फ्लोरेसेंस होता है, व्हीट एंड बार्ले का। रेसिम क्रूसीफेरी फैमिली का होता है, जिसमें क्या आते हैं, रेडिस आते हैं। क्रूसीफेरी फैमिली को हम
और किस नाम से जानते हैं, ब्रेसिकेसी नाम से जानते हैं। आपके लिए मैच करने के लिए आ गया है, कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके मीट्स को हम क्या कहेंगे आपको बताने हैं, और इसके ऑप्शन क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड पे दिए गए हैं। ये क्या उनके ऑप्शन है, तो क्या करिए जल्दी से बताइए कि काऊ के मीट को हम क्या कहते हैं। चलिए मिलाना स्टार्ट करते हैं। काऊ के मीट को क्या कहते हैं, हम बीफ कहते हैं। ए का 1 है, तो चलिए ए का 1 किसमें किसमें है, ए का 1 2 में है, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन क्या हो गए, कट गए, 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। चलिए अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड आपको बताने हैं कि बुफेलो के मीट को क्या कहेंगे। हम काऊ के मीट को बीफ कहते हैं, सिंपल सा याद रखिएगा, काऊ के मीट को बीफ कहते हैं, बुफेलो को मीट को बफिन कहेंगे। बुफेलो के मीट को क्या कहेंगे, बफिन कहेंगे। तो बी का क्या हो गया, बी का ऑप्शन नंबर 4, बी का क्या होगा 4। तो यहाँ देख लीजिए बस हो गया, हम 2 ऑप्शन खोजें और हमें आंसर मिल गया। बैठ के सारा नहीं मिलाना है, हमने 2 खोजा। पहला क्या कि ए का 2 और क्या है यहाँ पे ए का 2 और ए का 2। अब बी का क्या है 5 और 2 क्या हो गया, वो छट गए हैं। चलिए आप सेकंड पे फिर चलते हैं, थर्ड पे आपको बताने इनमें से आपको किनका पता होगा। थोड़ा सा आप क्या करो कि एडवांस करो खुद को, किनका पता होगा। आप जानते होंगे कि मार्केट में जब हम जो गोट होते हैं, बकरी जिसे कहते हैं, उनका मीट लाने जाते हैं तो कहते हैं मटन लाने जा रहे हैं, लेकिन ये गलत बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में हम मटन बोल देते हैं। अगर आप इनका मटन लगाओगे तो आंसर गलत करके आओगे, क्योंकि मटन इनका नहीं होता है। मटन किनका होता है, वो सीप के मीट को हम मटन कहते हैं, और गोट के मीट को क्या कहेंगे, चिवान कहते हैं। गोट के मीट को क्या कहते हैं, हम चिवान कहते हैं। आ जाओ यार, ये इस टाइप का सिस्टम है। समझ गए। देखिए बुफेलो के मीट को हम क्या कहते थे, बफिन कहते हैं। ये तो सिंपल सा है, हम जानते हैं बुफेलो के मीट को क्या कहते हैं, बफिन कहते हैं। अरे बफेलो के मीट को क्या कहते हैं, बफिन कहते हैं। सीप के मीट को हम क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। लेकिन मार्केट में इन जनरल जब हम लाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि मटन का मीट ला है, बट गोट के मीट को हम उतने टाइम से जान रहे हैं हम लोग कि गोट के मीट को मटन कहते हैं। ऐसा नहीं है, मटन हम सीप के मीट को कहते हैं। सीप क्या होते हैं, भेड़ के मीट को हम मटन कहते हैं, और गोट के मीट को हम चिवान कहते हैं। जो बकरी का मीट होता है उसे हम चिवान कहते हैं, और पिग के मीट को हम पोर्क कहते हैं। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपके ये कॉलेज एंट्रेंस में कि पिग के मीट को क्या कहते हैं, तो पोर्क कहते हैं। गोट के मीट को क्या कहते हैं, तो चिवान कहते हैं। डी का क्या ऑप्शन है, 2। डी का क्या है, 2। देखिए डी का 2 कहाँ पे है, तो डी का 2 कुछ मिस किया है क्या, हाँ कहाँ है ये, डी का 2 कुछ मिस कर दिया टाइपिस्ट। ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, यहीं से आपको मिल गया ना। देखिए यहाँ मैंने कहा था बट मैं मिस कर गया, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन से ही आपको मिल गया था, जब आपने ए का 1, बी का 4 लगाया, बाकी आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे थे। और थर्ड पे आके वो क्या हो गया, यहाँ डी पे वो आगे आपको डिफर कर गया। यहाँ तक सेम है, ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड यहाँ तक सेम थे, बट जब हम जैसे फोर्थ ऑप्शन पे आए तो वहाँ पे क्लियर हो गया। तो समझ गए आप लोग कि काऊ के मीट को बीफ कहते हैं, बुफेलो के मीट को बफिन कहते हैं, एंड सीप जिसे हम भेड़ कहते हैं हिंदी में, भेड़ के मीट को हम मटन कहते हैं। आज से आप लोग गोट के मीट को मटन नहीं कहिएगा, गोट के मीट को चिवान कहते हैं, एंड पिग के मीट को हम लोग पोर्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि यहाँ पे आपको मैच करना है। कुछ फ्रूट्स हैं और उनमें टेम्परेचर है, उनसे रिलेटेड आइए जानते हैं क्या कि हम केले का स्टोरेज कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। आपको ये बताना है जो केले का स्टोरेज किया जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे किए जाते हैं। लाइकोपिन फॉर्मेशन इन टोमेटो, टमाटर में लाइकोपिन का फॉर्मेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। कलर फॉर्मेशन इन कैरोट, गाजर में कलर का फॉर्मेशन कितने डिग्री सेल्सियस या कितने तापमान पे होता है। डेट पाल्म मेच्योरिटी रिक्वायर्ड, जो डेट पाल्म होते हैं, डेट पाल्म क्या होते हैं, खजूर कहते हैं। डेट पाल्म का हिंदी याद रखिएगा, इसे खजूर कहते हैं। खजूर को पकने के लिए कितने डिग्री जो है वो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो चलिए हमारे साथ आप मिलाना स्टार्ट कीजिए। मैं भी आपके जैसे सोच रहा हूं कि अगर मुझे इनमें से कौन सा पता है। आप लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखे होंगे तो वहां बताया गया था कि लाइकोपिन का फॉर्मेशन 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो देखिए बी का क्या है ऑप्शन फर्स्ट,
बी का हम चलिए ऑप्शन नहीं है इसमें, तो क्या है कि बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे फिर कलर का फॉर्मेशन कैरोट में 15 से 21 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। तो दो आप जान रहे थे, आपने लगा लिया, आप ऑप्शन में खोजोगे तो आपको मिल जाएंगे। फिर क्या है कि बनाना का स्टोरेज हम 13 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। बनाना को हम कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, भंडारित करना। केला को कितने डिग्री सेल्सियस पे भंडारित करेंगे, तो 13 डिग्री सेल्सियस पे। वहीं पे डेट पाल्म को मैच्योर होने के लिए, पकने के लिए 3300 डिग्री हीट यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें डिग्री सेल्सियस नहीं लगाते, हीट यूनिट लगाया जाता है। कितना, डेट पाल्म में 3300 डिग्री हीट यूनिट। इनमें कुछ एक्सटर्नल नॉलेज लीजिए आप डेट पाल्म से। डेट पाल्म में क्या होते हैं, चलिए जानिए। डेट पाल्म में क्या होता है कि इनका जो क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन नहीं, इनमें क्या बताने वाला था मैं, इनमें पोलिनेशन, सॉरी इनमें जो पोलिनेशन होते हैं वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल, यानी कि इसमें हैंड पोलिनेशन होता है। याद रखिएगा, इनमें हैंड पोलिनेशन होता है। हैंड पोलिनेशन कैसे होते हैं, जिनके पास ये डेट पाल्म के बहुत लार्ज स्केल पे क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, तो वो क्या किया जाता है कि पेड़ पे चढ़कर क्या किया जाता है कि फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर से आपस में मिलाया जाता है। तो डेट पाल्म में किस प्रकार का पोलिनेशन होता है, तो हैंड पोलिनेशन होता है। बनाना का आप लोग बोटेनिकल नेम जान लीजिए। बनाना का बोटेनिकल नेम मूसा पैराडिसिका होता है, याद रखिएगा, मूसा पैराडिसिका। ये DICA है। इसकी फैमिली को क्या कहते हैं, म्यूसेसी कहते हैं। फैमिली को क्या कहते हैं, म्यूसेसी कहते हैं। और ये क्या है, तो मोनोकोट फ्रूट्स है। याद रखिएगा, ये कौन सा फ्रूट है, तो मोनोकोट फ्रूट है, एक बीजपत्री। किस टाइप का फ्रूट्स है ये, तो मोनोकोट फ्रूट्स है, याद रखिएगा। फिर क्या है, टोमेटो। टोमेटो का नाम क्या होता है, बोटेनिकल नेम, इनका बोटेनिकल नेम होता है लाइकोपिकम। लाइकोपिकम एस्कुलेंटम। वहीं पे क्या है कि फिर कैरोट। कैरोट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, समझ रहे हो, ये इंटरफेयर हो गया एक दूसरे में, लेकिन आप लोग लेक्चर देखोगे तो समझ जाओगे। कैरोट का बोटेनिकल नेम डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा। और ये क्या होते हैं, इनमें एम्बेलिफेरी इनकी क्या होती है, फैमिली होती है। फैमिली इनकी एम्बेलिफेरी होती है, याद रखिएगा। F फॉर फैमिली है, याद रखिएगा, एम्बेलिफेरी। फैमिली इनकी क्या होती है, एम्बेलिफेरी होती है। समझ गए आप लोग। तो क्या क्या समझे, बनाना का बोटेनिकल नेम क्या है, मूसा पैराडिसिका। फैमिली क्या है, म्यूसेसी है। ये मोनोकोट फ्रूट्स होते हैं, केले। उनके बाद आपने जाना कि टमाटर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, लाइकोपिकम एस्कुलेंटम। ओके, इनकी फैमिली क्या है, इनकी फैमिली समझ आइए, इनकी फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी। सोलेनेसी कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। और आगे जानिए कि कैरोट का बोटेनिकल नेम डोकस कैरोटा, फैमिली एम्बेलिफेरी होती है। और ये खजूर का आपने जान लिया कि इनमें हैंड पोलिनेशन होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और वो कहाँ स्थित है आपको वो बताने हैं। इंस्टीट्यूशन क्या है, IIVR, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहेंगे। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। आपको अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो जो मैं कह रहा हूँ आप लोग नोट डाउन करोगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है वो बताने हैं आपको। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है वो बताने हैं आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है वो बताइए। कजरी कहाँ स्थित है वो बताइए। तो आपके ऑप्शन है इज्जतनगर, वाराणसी, कुफरी। कुफरी हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, कुफरी सोलन होता है, वो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। बेंगलोर में क्या स्थित है या जोधपुर में क्या स्थित है, चलिए मैच करते हैं हम लोग। आपको पता होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में स्थित है। वहीं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इज्जतनगर रायबरेली में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। इज्जतनगर रायबरेली यूपी। फिर सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी सोलन, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में स्थित है। कजरी जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है, ये कौन से स्टेट में पड़ता है, तो कर्नाटक।
समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। ये ऑप्शन है, मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करने तो आपको बताने कुछ फ्रूट क्रॉप्स दिए गए हैं, उनकी वैरायटीज आपको बतानी है। फ्रूट क्रॉप्स तो 4 है बट वैरायटीज 6 है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओगे क्योंकि आपके एंट्रेंस में आ रहे हैं बार बार। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई ऐसी 2 वैरायटीज है जिनके यहाँ पे ऐसी कोई 2 जो है फ्रूट क्रॉप्स हैं, फल वाले फसल हैं, जिनके 2 यहाँ पे वैरायटीज दी गई है। तो आपको क्या करने हैं, बताने हैं कि गावा की कौन सी वैरायटीज है इसमें से। पोमग्रेनेट लिख लीजिए, हिंदी कुछ बच्चे खोज रहे होंगे। गावा को अमरूद कहते हैं, पोमग्रेनेट को अनार कहते हैं, ये तो बेर ही होता है, एप्पल को सेब कहते हैं। चलिए आप आंसर बताने में कोताही मत कीजिए, हिंदी भी लिख दिया हूं कि गावा को अमरूद कहते हैं, पोमग्रेनेट को अनार कहा जाता है, बेर को बेर कहते हैं एंड एप्पल को सेब कहा जाता है। तो आपको बताना है कि गावा की इनमें से कौन सी वैरायटी है, गोमाकृति है या भगवा है जिसे सिंदूरी भी कहते हैं, या एप्पल कलर है, लखनऊ 49 या सरदार है। लखनऊ 49 को हम L49 भी कहते हैं, बहुत फेमस वैरायटी है, याद रखिएगा। लखनऊ जो है, लखनऊ में क्या स्थित है, सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। कहाँ स्थित है ये, तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में बेसिकली ये जो स्थित है सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यहाँ पे बेसिकली 2 फ्रूट क्रॉप की वैरायटीज पे वर्क किया जाता है। पहला गावा, दूसरा याद रखिएगा, पहला गावा दूसरा मैंगो। इन 2 फ्रूट्स क्रॉप पे वर्क किए जाते हैं। ये एक्सटर्नल नॉलेज है, याद रखिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा कि किन फसल पे ये वर्क करते हैं, ये आपके लिए एक्सटर्नल नॉलेज है। तो आपको बताना है कि गावा की इनमें से कौन सी 2 वैरायटीज है, पोमग्रेनेट की कौन सी वैरायटीज है, और बेर की और एप्पल की। अगर मैं आपकी जगह होता आप भी यही सोच रहे होंगे कि सर एक काम कीजिए ना कि एप्पल को एप्पल से मिला दीजिए, ये लग रहा है कि एप्पल कलर है तो वो एप्पल की ही वैरायटीज होगी। नहीं, यही आप गलत कर गए। आपको ये पता होंगे कि क्या होते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके नाम उनसे मैच नहीं करते, फिर भी वो क्या है कि वो आपको लगेंगे कि वो उनके हैं। आप क्या करोगे, जल्दी से उनको मिला दोगे। एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप क्या करो, गलती करो, एप्पल से आप एप्पल कलर को तुरंत मैच कर देंगे और मन में सोच भी रहे होंगे कि सर एप्पल को एप्पल से मैच कर दीजिए। आइए हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी आ रहा हो, एक भी फसल का भी आ रहा हो, तो आप क्या कर जाओगे, कर लोगे। जैसे कि पोमग्रेनेट का क्या है, तो पोमग्रेनेट की वैरायटीज क्या है, भगवा और सिंदूरी। ये जो वैरायटी है बहुत फेमस वैरायटी है। बी का क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो आइए देखते हैं बी का 2 किसमें है, 2 में है, यानी कि ये दोनों तो कट गए। बचे क्या कि फर्स्ट और सेकंड आपको बताने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड आइए आगे देखते हैं, आपको कौन सा मालूम है। तो आपको पता होने चाहिए कि एप्पल, एक तो समझ गए कि सर एप्पल का एप्पल कलर नहीं है, तो दूसरा क्या होगा, एप्पल का कौन सी वैरायटी है, एप्पल की रेड डिलीशियस वैरायटी है। तो डी का क्या हो गया, 6। डी का 6, देखिए डी का 6 किस में है, तो यहाँ पे बस एक में है। समझ गए कि किस तरह में ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। आपको कम से कम 2-3 फ्रूट्स क्रॉप्स की भी वैरायटीज आ रही है, तो देख लो मैंने बस 2 खोजा और आंसर मैंने फाइंड कर लिया। नहीं तो एग्जाम में आप क्या करोगे, सर पीटोगे कि इसमें से कोई आ ही नहीं रहा है। मैंने 2 खोजा, पोमग्रेनेट का भगवा या जिसे सिंदूरी कहा जाता है, और एप्पल की कौन सी वैरायटीज है, रेड डिलीशियस। आइए बाकी जानते हैं, बाकी जानना बहुत जरूरी है। तो गावा की कौन सी वैरायटी होती है, गावा की 2 वैरायटी है। एक लखनऊ 49 बहुत फेमस वैरायटी है, जो सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च लखनऊ में इसे जो है डेवलप किया गया है। दूसरी गावा की कौन सी वैरायटीज है, तो एप्पल कलर किसकी वैरायटी है, गावा की वैरायटी है। याद रखिएगा वो कि बहुत कंफ्यूजिंग वैरायटी है, लग रहा है कि एप्पल की वैरायटीज होगी बट एप्पल की नहीं है, वो किन की वैरायटी है, तो वो गावा अमरूद की वैरायटी है। दूसरी बात, बेर का क्या है, पहला गोमाकृति है और दूसरा कौन सा वैरायटी है, वो अर्ली उमराव। ये 2 वैरायटी है, बहुत फेमस वैरायटी है। बेर का गोमाकृति और अर्ली उमराव, ये 2 बहुत फेमस वैरायटी है बेर का। समझ गए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। तो समझ गए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कुछ फ्रूट्स दिए गए, उनमें एडिबल पार्ट, उनके कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं। एडिबल पार्ट का मतलब हम ऐसा तो नहीं कि आम मार्केट से खरीद कर लाए पूरा आम ही दबा जाते हैं, नहीं दबाते हैं, उनके छिलके को निकालते हैं और उनके अंदर का जो स्टोन होता है गुठली, उसे भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो भाग हम लोग खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो जैसे कि आपको बताना है मैंगो, चलिए हिंदी भी तो लिखना जरूरी है, आम, लीची, एप्पल, सेब, कोकोनट को क्या कहते हैं जल्दी बताइए, नारियल। मेरी हिंदी पे मत जाइएगा, ठीक है, अगर कहीं गलती हो जाए तो समझ जाइएगा कि मिस कर दिए हैं। तो मैंगो का क्या होता है हिंदी, आम होता है, लीची का लीची होता है, एप्पल का सेब होता है, कोकोनट का नारियल होता है। अब आप बता दीजिए कि उनके कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं। बहुत ही सिंपल बताना है कि आपको आम
के कौन से पोर्शन को आप लोग खाते हो? हम लोग छिलका उतार के फेंकते हैं और अंदर का जो स्टोन होता है गुठली उसे भी फेंक देते हैं, तो कौन से पोर्शन को खाते हो? बाहर का फेंक दिए, अंदर का फेंक दिए, जो बीच वाला बचा, बीच को हम क्या कहते हैं? मेजो कहते हैं। तो आम के बीच का पार्ट जो हम खाते हैं तो वो कौन सा पार्ट होता है? मेजो कार्प होता है। समझ जाइए कि बचपन में तो आम बन जाता था लेकिन अब नहीं बनेगा। एक तो ये कोशिश, मान लिया जाए ये आम है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए मेरे इस गंदे फिगर को, ठीक है। ये आम है, तो हमने क्या किया कि चलिए ये क्या है? छिलका है उनका, इनके अंदर ये पल्प, गुठली को किस कलर से बना दूँ? चलिए ये गुठली है, ये क्या है? गुठली है। ये उनका गुठली है अंदर का, और रिमेनिंग ये जो बचा ये वाला पार्ट, चलिए समझिए। तो यहाँ आप 3 कलर देख रहे हो। 3 कलर क्या क्या देख रहे हो यहाँ पे आप? पहला तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो होता है ये छिलका वाला पोर्शन होता है, ये मिडिल पोर्शन होता है बीच का, बीच वाला भाग है, और ये अंदर वाला क्या है? स्टोन है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं या गुठली, क्या कहते हैं? गुठली कहते हैं। तो हम लोग कौन से पार्ट को खाते हैं? हम लोग इस वाले पार्ट को खाते हैं। ये इनका क्या हुआ? एडिबल पार्ट है। तो ये एडिबल पार्ट को हम क्या कहेंगे? ये बीच वाला पोर्शन खाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मीजोकार्प कहेंगे। एडिबल पार्ट इनका क्या हो गया? तो आम का एडिबल पार्ट क्या है? तो वो मीजोकार्प है। फिगर बहुत गंदा है, बेइज्जती खुद का नहीं कराना चाहते ना। चलिए आप लोग समझ जाइएगा, आम का इमेज जो है बन गया होगा। तो क्या है कि आम के जो बीच वाला पोर्शन खाते हैं उसे मीजोकार्प कहते हैं। उसी तरह आपको बताना है कि लीची के कौन से पोर्शन को हम लोग खाते हैं। तो लीची के थैलमस को खाते हैं, या एंडोस्पर्म, या एरिल, ये 3 बचे हैं। तो लीची के हम लोग कौन से पोर्शन को खाते हैं? बहुत अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि लीची के एरिल पार्ट को हम खाते हैं। लीची के कौन से पार्ट को खाते हैं? तो लीची के एरिल पार्ट को खाते हैं। वहीं पे फिर एप्पल का बताना है, एप्पल के कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं? तो वो थैलमस होता है। एप्पल के जिस पोर्शन को हम लोग खाते हैं वो थैलमस होता है, ठीक है। और कोकोनट, अब कोकोनट बचा, इसका कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं? तो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली याद रखिएगा ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3N होते हैं, समझ गए। तो मैंगो के कौन से पार्ट को खाते हैं हम लोग? तो मेजोस्पर्म। लीची में एरिल को खाते हैं, एप्पल में हम लोग थैलमस को खाते हैं, एंड कोकोनट में हम लोग किसको खाते हैं? तो एंडोस्पर्म को खाते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें। तो यहाँ पे इनका ऑप्शन होगा, इसके बाद आप क्या करोगे? लगा लोगे। चलिए लगा दे रहा हूँ। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का 4 है, फर्स्ट का 4 2 में है, ये कट गए ये 2 ऑप्शन। फर्स्ट के 4 2 में है। बी का आइए देखते हैं बी का क्या है। तो बी में क्या है? तो बी का लीची का क्या है? वो एरिल है। बी का 3 है। तो आइए यहाँ पे वो क्लियर हो गया कि बी का 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग प्रोसीड करें अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि द फ्रूट ऑफ ब्रिंजल इज बोटेनिकली नोन एज, बैंगन का फल वानस्पतिक रूप से जाना जाता है। बैंगन के जो फल होते हैं, बैंगन कहते हैं जिसे, उसे हम उसे वानस्पतिक रूप से हम कैसे जानेंगे? किस नाम से जाना जाता है? उसे हम ड्रूप कहेंगे, बेरी कहेंगे, पोम कहेंगे, या सिलिकोवा कहेंगे। सबका फ्रूट टाइप बताया गया था। जो भी पेड स्टूडेंट हो वो गलत मत करना, जल्दी से बताओ इनका फ्रूट टाइप क्या होता है। तो ड्रूप होंगे, बेरी होंगे, पोम होंगे, या सिलिकोवा होगा। तो ब्रिंजल के जो फ्रूट टाइप्स होते हैं वो क्या होता है? बेरी होता है। बाकी आइए दूसरा जानते हैं कि ड्रूप किनका होता है। तो ड्रूप जिनके बीच में स्टोन होगा, गुठली होंगे, वो ड्रूप होते हैं। जैसे मैंगो, जो अभी आपने जाना, मैंगो का फ्रूट टाइप्स क्या है? ड्रूप है। दूसरा याद रखिएगा डेट पाल्म। यहाँ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जाएं वो एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं करके आओगे आप लोग। डेट पाल्म एंड इसके बाद क्या याद रखो? जामुन, समझ गए। अब बेरी क्या होता है? जितने भी सोलेनेसी फैमिली के फसल
जो भी क्रॉप्स होंगे, चाहे वो क्या हो, पहले लिख लो आप लोग, सोलेनेसी, जितने भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे बेरी प्रकार के होंगे। अगर हम बात करें जैसे टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर, पोटैटो, पोटैटो, चिली, उसके बाद बात करें तो धतूरा, धतूरा, धतूरा इसी में आता है। तो और क्या हो गया, टोमेटो, पोटैटो, चिली, धतूरा, ब्रिंजल आपने जान लिया। तो इन सारे फसलों का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, बेरी होता है। पोम किनका होता है, पोम फ्रूट टाइप्स किसका होता है, तो एप्पल का होता है, एप्पल का फ्रूट टाइप्स पोम होता है। सिलिकोवा किसका होता है, तो जो जितने भी मस्टर्ड हैं, ऑल टाइप्स मस्टर्ड, ऑल मस्टर्ड, ऑल मस्टर्ड का क्या होगा वो, तो सिलिकोवा प्रकार का, उनमें फ्रूट टाइप्स होते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं आपको, पूसा नन्हा इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा नन्हा एक किस्म है, किन फ्रूट क्रॉप का किस्म है वो बताने हैं। मैंगो का है, एप्पल का है, एप्पल मतलब क्या होते हैं, सेब होते हैं, मैंगो मतलब आम होता है, पपाया, पपीता और गाभा। तो इनमें से किनका वो क्या है, ये पूसा नन्हा एक वैरायटी है। तो ये पूसा नन्हा जो है वो गैनोडायोसिस वैरायटी है। गैनोडायोसिस, गैनोडायोसिस क्या होता है ये समझिए, गैनोडायोसिस समझिए क्या होते हैं। गायनो मतलब होता है फीमेल, ये समझिए, गैनो का मतलब होता है फीमेल, फीमेल पार्ट, फीमेल समझिए। एंड डायोसिस मतलब होता है कि डायोसिस हम कब कहेंगे, जब एक प्लांट पे मेल हो, दूसरे प्लांट पे फीमेल हो, वो डायोसिस होते हैं। समझ गए। क्या होते हैं डायोसिस, मतलब डाई मतलब दो। चलिए इसको और डिस्क्राइब करते हैं। डाई मतलब दो, डाई मतलब याद रखिए दो, डाई मतलब दो। समझ गए। पहला गायनो मतलब फीमेल, डाई मतलब दो। अब आइए इनका मतलब समझिए क्या होता है। बेसिकली ये क्या है, गायनोडायोसिस है, मतलब एक प्लांट्स पे, एक प्लांट है, एक प्लांट है जिसपे क्या है, फीमेल फ्लावर है, और दूसरा प्लांट है जिसपे फीमेल प्लस मेल दोनों है, फीमेल प्लस मेल। तो बताइए इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि सारे फ्रूट सेट होंगे। इनमें तो फीमेल है ही, और इनमें भी फीमेल प्लस मेल है, तो इनके जो मेल फ्लावर होंगे वो इनको आगे क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे फ्रूट सेटिंग होंगे। दूसरा क्या होता है कि मोनोडायोसिस होता है। मोनो का मतलब होता है एक, और डायोसिस मतलब होते हैं कि दोनों प्लांट्स पे अलग अलग मेल फीमेल होंगे। एक प्लांट्स पे क्या होगा, वो सिर्फ मेल होंगे, यहाँ पे क्या होगा, मेल होगा, और दूसरा प्लांट्स होगा जिन पे सिर्फ क्या होंगे, फीमेल होंगे। तो यहाँ पे फ्रूट सेटिंग होने का कम चांसेस होता है इज कंपेयर टू ये जो दिया गया गैनोडायोसिस। गैनो मतलब फीमेल, डाई मतलब दो, और ये क्या है, डायोसिस है। तो एक प्लांट्स पे फीमेल फ्लावर होंगे, सेकंड में फीमेल प्लस मेल दोनों होंगे। आप देख रहे हो कि दोनों में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, बट इसमें क्या, एक में मेल है, एक में फीमेल है। तो इस पे तो क्या होगा कि वो सेट नहीं होगा, और दूसरे पे क्या होगा कि फ्लावर सेट होंगे, फ्रूट सेट होंगे। तो इसी का मतलब होता है गैनोडायोसिस। तो पूसा नन्हा क्या है, गैनोडायोसिस वैरायटी है, याद रखिएगा। तो ये इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पपाया। पूसा नन्हा किसकी वैरायटी है, तो वो पपाया की वैरायटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि विच इज बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग, दूध दुहने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। मवेशियों में जब दूध दुहे जाते हैं तो आपको बताना है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है। पहला तरीका है स्ट्रिपिंग मेथड, जिसे चुटकी विधि कहते हैं। दूसरा है फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त विधि जिसे कहा जाता है। फिर नकलिंग मेथड, अंगूठा विधि, या इनमें से कोई नहीं। आप जानिए चुटकी मेथड क्या होता है। जब आप लोगों ने अपने घर में अगर पिताजी वगैरह मवेशी पालते होंगे, गाय होगा या भैंस होगा, तो बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को वो क्या करते हैं, ये चुटकी होता है, तो एक ये फिंगर, एक ये अंगूठा, इनसे वो क्या करते हैं, जो मवेशी का वो क्या कहोगे आप, टीट्स होते हैं, उनको इस तरफ पकड़ के उनको क्या करते हैं, दूध उनका निकालते हैं, तो उनको कहते हैं स्ट्रिपिंग मेथड। दूसरा होता है फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त नियम, यानी कि ये चारों फिंगर, ये चारों आगे वाला और ये अंगूठा थंब, इनको पूरा उनके टीट्स को पकड़ के तब उनको क्या किया जाता है, दूध को दुहा जाता है, इसे कहते हैं फुल हैंड मेथड। फिर नकलिंग मेथड। नकलिंग मेथड क्या होता है ये समझिए कि ये हाथ है, ये चारों फिंगर है, और ये थंब को मोड़ दिया जाता है, और तब इनका जो बीच में टिट्स होते हैं, ये समझिए कि क्या है, काव का टिट्स है, ऐसे पकड़ के उनको तब दुहा जाता है। तो इसमें क्या ड्रॉबैक है, बस एक ही मेथड अच्छा है इनमें, आपको वो बताने हैं। तो जो नकली मेथड है, नकलिंग, इनमें क्या ड्रॉबैक है कि जब आप इस तरह अंगूठा को मोड़ के और इस तरह उनके टिट्स को पकड़ के दूध निकालोगे उनका, तो उनमें क्या होती है, उनके टिट्स में क्या होता है कि गांठें बन जाती हैं। ये गाय का क्या है,
समझ गए। तो क्या होता है कि जब आप नकलिंग मेथड से करोगे इस टाइप से, थंब को मोड़ के इस टाइप से करोगे नकलिंग, तो इसमें क्या होता है गांठें बन जाती है, और फिर जब बाद में आप इनको फिर से मिल्किंग करोगे तो उनके गांठ पे जब जोर पड़ेगा, गांठ पे उनको क्या होते हैं कि दर्द होने लगता है और मवेशी दूध देना पसंद नहीं करती है। तो ये बहुत गलत मेथड है नकलिंग मेथड, ये इनकी ड्रॉबैक है, ये गलत मेथड है। स्ट्रिपिंग मेथड क्या होते हैं, जो छोटे मवेशी होते हैं उनमें स्ट्रिपिंग मेथड किए जाते हैं, जिनके ये जो टीट्स हैं वो क्या होते हैं छोटे साइज के होते हैं, छोटे छोटे टीट्स होंगे तो उनमें स्ट्रिपिंग मेथड किया जाता है, क्योंकि वहां पे फुल हैंड मेथड होगा नहीं। फुल हैंड मेथड के लिए काव एंड बुफेलो में किए जाते हैं, क्योंकि इनके टीट्स बड़े होते हैं, तो वहां पे क्या किए जाते हैं कि फुल हैंड मेथड किए जाते हैं। और स्ट्रिपिंग मेथड जैसे भेड़ बकरी में स्ट्रिपिंग मेथड किए जाते हैं, एक फिंगर ये लेके दूसरा थंब से वो दो, इसे कहते हैं चुटकी विधि, इसलिए कहा जाता है चुटकी। कोई क्लास में बदमाशी भी करते होंगे आपकी क्लास में, तो वो क्या करते हैं कि वो चुटकी काट लेते हैं, इसी को कहते हैं चुटकी, यानी कि 2 फिंगर से जब आप उनका मिल्किंग करोगे इसे कहते हैं चुटकी मेथड। तो इसमें कह रहा है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, अब तक आप समझ गए होंगे कि बेस्ट मेथड फुल हैंड मेथड होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण हस्त विधि जो है, पूर्ण हस्त दोहन विधि बहुत अच्छा मेथड होता है गाय में मिल्किंग के लिए। बाकी छोटे एनिमल्स में याद रखिएगा, अगर वहां पे पूछ ले गोट एंड शीप, इसका क्या होगा गोट एंड शीप। एंड ये जो होता है आप लोग अपने घर के आसपास देखे होंगे कि वो लोग क्या करते हैं नकलिंग करते हैं। नकलिंग बहुत गलत विधि है। इसमें क्या होती है कि गाय का जो ये छिमी होता है, इसे हिंदी में छिमी कहा जाता है, तो इनमें क्या होता है कि गांठें पड़ जाती है उनकी छिमी में, और ये बहुत गलत विधि है। और जब गांठें बनती है तो मवेशी दूध देना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको पेनफुल होता है, काफी पेनफुल ये होता है। समझ गए। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि जूट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, ये जो जूट है किस कुल के अंतर्गत आते हैं। जूट जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जूट की खेती की जाती है, तो वो किस फसल किस कुल के अंदर आते हैं, उनकी फैमिली कौन सी है। पहला लिनियेसी, मालवेसी, पोएसी या टिलियेसी। इन चारों फैमिली में से जूट किस फैमिली से बिलोंग करता है, जल्दी से बताइए। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मालवेसी होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टिलियेसी, बहुत कम लोग सोच रहे होंगे कि टिलियेसी होगा। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, टिलियेसी होगा। क्यों सोच रहे हैं कि मालवेसी होगा, उनका भी सोचना गलत नहीं है, क्योंकि जूट पहले मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते थे, बट अब जूट को टिलियेसी फैमिली में डाल दिया गया है। तो जूट की फैमिली क्या है, टिलियेसी। अब जानिए कि लिनियेसी फैमिली में कौन से प्लांट्स आते हैं। तो लिनियेसी में क्या आता है, लिनसीड आते हैं। लिनसीड किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लिनियेसी। मालवेसी में कौन सा बिलोंग करेगा, तो ओकरा। ओकरा क्या होता है, भिंडी। ओकरा जिसे भिंडी कहते हैं। कॉटन, दूसरा क्या है, कॉटन है। कॉटन जिसे हिंदी में कपास कहते हैं। समझ गए। तो ये क्या होते हैं कि मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पोएसी से जानिए, पोएसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रेमनी फैमिली। जब ग्रेमनी बता दिया गया है तो आप लोग समझ के होंगे इनमें कौन से फसल आएंगे। जितने भी सीरियल्स क्रॉप हैं, ऑल सीरियल्स क्रॉप्स, जितने भी सीरियल्स क्रॉप हैं वो सारे ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करेंगे। टिलियेसी में एक जूट तो आता ही है, दूसरा याद रखिएगा फालसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि फालसा कौन से फैमिली से बिलोंग करती है। तो फालसा टिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि विच वन इज ट्रैप क्रॉप फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की खेती के रूप में कौन सा फसल जाल के रूप में होता है। जाल क्या होता है हम समझेंगे। क्या किया जाता है कि जब हम कपास की खेती करते हैं, ये कपास का लैंड है जहाँ पे कपास की खेती की जा रही है, तो किसान क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक अल्टरनेट फसल लगाते हैं, जिनसे क्या हो सके कि कपास को प्रोटेक्ट मिल सके। कपास को प्रोटेक्ट क्यों दिया जाता है कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कपास को हानि पहुंचाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उनसे बचाने के लिए कपास के फील्ड के चारों ओर एक अल्टरनेट जो है वो फसल लगाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। यहाँ पे कपास के, ये क्या है, कॉटन का फील्ड है। कॉटन के फील्ड के चारों ओर क्या किया जाएगा, कॉटन के फील्ड के चारों ओर क्या किया जाता है कि ओकरा लगा दिया जाता है। ओकरा, इनके चारों ओर क्या लगा दिया जाता है, ओकरा। ओकरा क्यों लगाए जाते हैं, ओकरा में क्या होता है कि फ्लावर होता है येलो कलर का, और कॉटन में रेड बग का काफी ज्यादा अटैक होता है। इनका प्रमुख इंसेक्ट क्या होता है, रेड बग होता है इसका फेमस इंसेक्ट। इनमें कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं, तो याद रखिएगा रेड बग।
भूलिएगा मत, एग्जाम में मिल सकते हैं आपको कि कॉटन में कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं, तो वो रेड बग अटैक करते हैं। बट जब इनके चारों ओर ट्रैप क्रॉप के फॉर्म में ओकरा लगा दिया जाता है, भिंडी के फ्लावर येलो कलर के होते हैं, तो ये रेड बग कॉटन पे ना आकर वो उस फ्लावर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनसे क्या होता है, रेड बग से हमारा ये कॉटन जो कपास की खेती है वो बच जाते हैं। इसी को कहा जाता है कि ट्रैप क्रॉप, जो हमारे मेन फसल को बचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैप क्रॉप कहते हैं। अब दूसरा जानिए, दूसरा क्या होता है, ये समझ गए आप लोग। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया इनका ओकरा। कपास को जो है वो रेड बग से बचाने के लिए हम किसको लगाते हैं, तो उनके चारों ओर ओकरा को लगाते हैं। अब दूसरा जानिए आप लोग, अदर एग्जांपल जानिए। टोमेटो को नेमाटोड से बचाने के लिए, टोमेटो को नेमाटोड से बचाने के लिए, फिर कैबेज में कौन सा अटैक करता है, DBM, डायमंड बैग मोथ, उसके बाद और क्या आते हैं। और टोमेटो को नेमाटोड से बचाने के लिए क्या उनके चारों ओर मेरीगोल्ड लगाया जाता है। मेरीगोल्ड मतलब मेरीगोल्ड कौन से फ्लावर को कहते हैं, गेंदा, इतना तो आता होगा हिंदी। गेंदा को हम क्या कहते हैं, मेरीगोल्ड कहते हैं। और कैबेज को DBM से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें मस्टर्ड उनके चारों ओर लगाया जाता है, मस्टर्ड। तो ये हमने 3 फसल के बारे में जाना कि कपास में कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं, तो रेड बग इंसेक्ट करता है कॉटन पे, उनसे बचाने के लिए उनके चारों ओर ट्रैप क्रॉप के फॉर्म में ओकरा लगाया जाता है। वहीं पे टमाटर को नेमेटोड से बचाने के लिए क्या करते हैं, मेरीगोल्ड उनके चारों ओर लगाते हैं, गेंदा। फिर कैबेज में क्या होता है, डायमंड बैग मोथ का काफी ज्यादा अटैक होता है, उनसे बचाने के लिए उनके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, मस्टर्ड की खेती करते हैं, खेती नहीं करते, मस्टर्ड को उनके चारों ओर लगा देते हैं, जिनसे ये सारे इंसेक्ट क्या होते हैं, हमारे मेन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कुछ यहाँ फसलें दी गई है, उनके फ्रूट टाइप दिए गए हैं, वो बताने हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, एडिबल पार्ट, एडिबल कौन से पोर्शन को हम लोग खाते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है फ्रूट टाइप उनका कैसा होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए बताइए, पोमग्रेनेट जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अनार कहते हैं, अनार। बीट नहीं होगा, बेल है ये, इसे बेल कर लीजिएगा, बेल को बेल ही कहते हैं। पाइनएप्पल को अनानस कहा जाता है, अनानस। एप्पल को सेब कहते हैं। मैंगो को आम कहते हैं, आम का सीजन चल रहा है अभी, भरपूर लोग खा रहे हैं। ग्रेप्स को अंगूर कहते हैं। चलिए आप लोग बता दीजिए कि इनके फ्रूट टाइप्स क्या है, इनके फ्रूट को हम क्या कहते हैं। आपको बताया गया था बहुत सारे फसल के बारे में कि इनके फ्रूट टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला जानिए कि पोमग्रेनेट के फ्रूट्स को हम बालुस्टा कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप जिस भी एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हो वहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा कि पोमग्रेनेट के फ्रूट टाइप्स क्या होते हैं, तो बालुस्टा होते हैं। एंड बेल के फ्रूट टाइप्स को क्या कहते हैं, एम्फी सरका कहते हैं। वहीं पे पाइनएप्पल क्या है, अनानास के फ्रूट टाइप्स को हम सोरोसिस कहते हैं। सोरोसिस क्यों कहते हैं, सोरोसिस आएंगे एग्जाम में, या ब्रेक्स आएगा, BRACKTS, ब्रेक्स क्यों कहते हैं। देखिए ये अनानास है, ये इनका स्लीव्स है, ये जड़ें हैं इनकी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि उनमें एक ये ब्रेक्स टाइप का बना होता है, इसलिए कहा जाता है कि अनानास के फ्रूट टाइप्स को हम क्या कहेंगे, सोरोसिस कहेंगे या ब्रेक्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये ब्रेक्स है, इसलिए इनको कहा जाता है, इनके फ्रूट टाइप को हम क्या कहेंगे, सोरोसिस कहेंगे या ब्रेक्स कहेंगे। अगला जानिए कि एप्पल के फ्रूट टाइप को क्या कहते हैं, पोम कहते हैं, इससे पहले जान चुके हैं हम लोग। आम के फ्रूट टाइप को ड्रूप कहते हैं, जिनके अंदर क्या होगा, स्टोन होगा, मतलब गुठली होंगे, उनको ड्रूप कहेंगे। एंड ग्रेप्स के फ्रूट टाइप को बेरी कहते हैं, और जितने भी सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स हैं उन सबको हम बेरी कहते हैं। चलिए समझ गए आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे उनका ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ डिसऑर्डर दिए गए हैं, उनमें डिफिशियंसी की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं कुछ फसल में हम जानेंगे कि हेन एंड चिकन डिजीज किस फ्रूट क्रॉप्स में होता है और इनमें से किसकी डिफिशियंसी से वो क्या होते हैं, उनमें हेन एंड चिकन डिजीज होता है। यहाँ पे हिंदी नहीं दिया गया है क्योंकि ये आप हिंदी में लिखोगे यही रहेगा, हैंड एंड चिकन ही रहेगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का मतलब है कि जब बैंगन की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, बैंगन का साइज अगर उनकी पत्तियों का ये है, अगर उनकी बैंगन की पत्तियां छोटी पड़ जाएगी तो वो कौन से एलिमेंट्स के कारण उनमें ये डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो रहा है। डिसऑर्डर का हिंदी होता है, डिसऑर्डर का हिंदी लिखिएगा दैहिक विकार। क्या है, दैहिक विकार है। तो हैन एंड चिकन डिजीज, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर कौन से एलिमेंट्स के डिफिशियंसी के कारण होता है वो बताना है आप लोगों को। दूसरी बात, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन की पत्तियों का छोटा पड़ जाना किनकी कमी से होता है। ब्राउजिंग इन गावा, गावा में ब्राउजिंग किसके डिफिशियंसी से होते हैं। फिर ब्लैक टिप, ये इसको पी कर लीजिएगा और ये एल को हटा दीजिएगा, यानी चलिए एक काम कर दे रहा हूँ। ये क्या है, ब्लैक टिप। ब्लैक टिप क्या होते हैं और किनके डिफिशियंसीज होता है ये आपको बताने हैं। ये क्या है, ब्लैक टिप है। ब्लैक टिप इन मैंगो, आम में ब्लैक टिप क्यों हो जाते हैं वो बताने हैं आपको। क्या होता है कि ये आम है तो आम टिप का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि उनका नीचे वाला पोर्शन, यानी कि ये क्या है, इनका टिप है। ये जो यहाँ पे जहाँ पे उनका ये निकला होता है ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये उनका टिप है। तो यहाँ पे ब्लैक हो जाता है। तो वो किसके कारण होते हैं आपको ये बताने हैं। आम में ब्लैक टिप वो किसके कारण होता है आपको वो बताने हैं, समझ गए। तो आपको बताने कि आम में ब्लैक टिप इनमें से किसके कमी के कारण होता है और ये उनका क्या दैहिक विकार है। दूसरा, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में बटनिंग। बटनिंग क्या होते हैं कि जब कॉलीफ्लावर के जो कट होते हैं वो बटन के शेप के हो जाते हैं। इन जनरल कॉलीफ्लावर किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। ये क्या है आपका कॉलीफ्लावर है। इन जनरल ये क्या हो जाएगा, जब इन एलिमेंट्स के, इनमें से किसी एलिमेंट्स की डिफिशियंसी होंगी तो वो क्या हो जाएंगे, ये बटन शेप का हो जाएगा। बटन क्या होते हैं, इस टाइप का। इनके जो फ्लावर हैं, इन्फ्लोरेसेंस, इनका बेसिकली हम इन्फ्लोरेसेंस खाते हैं तो वो बटन शेप के हो जाते हैं। उनमें इस टाइप का कट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। वो बटन से पता चल रहा है आपको। बटन, ये क्या बटन है, बटन से पता चल रहा है। ये जो हमारे हम लोगों के ये शर्ट में जो बटन होते हैं उस टाइप के बटन का शेप हो जाता है। उनकी जो इन्फ्लोरेसेंस है, इनके इन्फ्लोरेसेंस को ही हम लोग खाने में यूज करते हैं तो वो बटन शेप के हो जाते हैं। फुल्ली कट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो वो किन के डिफिशियंसी से ऐसा होता है वो बताने हैं आपको। दूसरा, विपटेल इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में ये जो विपटेल डिसऑर्डर है इनमें से किसके डिफिशियंसी से होते हैं वो बताइए। तो आइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हेन एंड चिकन डिजीज जो है, डिसऑर्डर जो है ये मुर्गी में होता होगा। हेन मतलब मुर्गी, चिकन मतलब क्या होता है उसका मीट। ऐसा नहीं होता। नाम क्या है इनका, हेन एंड चिकन, बट ये होते किस में है याद रखिएगा। हेन एंड चिकन ग्रेप्स में होने वाला डिसऑर्डर है। हेन एंड चिकन डिसऑर्डर किस में होता है, ग्रेप्स में होता है, अंगूर में। इसमें जानिए क्या होते हैं, अंगूर में ये क्या होता है, हेन एंड चिकन डिजीज। हेन, इनमें क्या होते हैं कि ये क्या है, हेन एंड चिकन में क्या होते हैं कि कुछ बेरीज, जो ग्रेप्स का फ्रूट टाइप क्या है, बेरी, तो इनके जो कुछ बेरीज जो हम लोग खाते हैं एक नॉर्मल साइज होता है इतना, तो कुछ बेरीज नॉर्मल साइज की होती है बट डिफिशियंसी के कारण इनमें डिसऑर्डर, दैहिक विकार क्या हो जाता है कि कुछ बेरीज इनका छोटा रह जाता है। तो आप बताओ, कोई भी जो इसे हम मार्केट में सोल्ड करने जाएंगे तो कोई भी दुकानदार इसे नहीं खरीदेगा क्योंकि कुछ जो फ्रूट्स हैं बड़े बड़े हैं, इनकी बेरीज कुछ जो है वो बड़े आकार के हैं, कुछ साफ छोटा है। ये तो हम खुद नहीं खरीदेंगे, आप भी नहीं खरीदोगे क्योंकि कहोगे कि ये फ्रूट्स अच्छे नहीं हैं। तो इनका नाम ये देने का मतलब है, हैन मतलब क्या होती है, मुर्गियाँ। चिकन समझिए कि उनके छोटे बच्चे को हम लोग क्या कर रहे हैं, चिक कहते हैं। चिक क्या होता है, उनके छोटे बच्चे को कहते हैं। इसलिए जिस तरह की मुर्गियों का साइज बड़ा होता है, मुर्गियों का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और उनके बच्चों का साइज छोटा होता है। यानी कि मुर्गियां आगे चलती है और उनके जो चूजे होते हैं, चिक, वो पीछे चलते हैं, पीछे पीछे। माँ आगे आगे चलती है, बच्चे पीछे पीछे चलते हैं। उसी टाइप से आप इनको रिलेट करके पढ़िए कि मुर्गी बड़े साइज के होते हैं, उनके बच्चे छोटे साइज के होते हैं। तो अंगूर में कुछ बेरीज क्या हो जाते हैं, वो अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में रहते हैं, उनका शेप और साइज नॉर्मल रहता है, बट कुछ बेरीज
वो छोटे साइज की हो जाती है, ये उनका दैहिक विकार है। तो ये हेन एंड चिकन डिजीज बेसिकली क्या होते हैं कि ये बोरोन के डिफिशिएंसीज होते हैं। किसके डिफिशिएंसीज होता है? ये बोरोन के डिफिशिएंसीज होता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल में लिटिल लीफ किसके डिफिशिएंसीज होता है? याद रखिएगा कि बैंगन में लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। बट इन जनरल अगर आप सिट्रस मतलब जैसे नींबू, मैंड्रीन, माल्टा, जितने भी हैं, ऑरेंज वगैरह, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, अगर उनमें लिटिल लीफ हो रही है तो वहाँ पे वो जिंक के डिफिशिएंसीज होता है। चाहे वो आम में ही लिटिल लीफ क्यों ना हो जाए, वो जिंक के डिफिशिएंसीज होगा। इसलिए यहाँ दोनों दिया गया है कि बैंगन में लिटिल लीफ किसके डिफिशिएंसीज होता है? माइकोप्लाज्मा। बैंगन के केस में माइकोप्लाज्मा होगा। अगर माइकोप्लाज्मा न मिले ऑप्शन में तो बैंगन में भी आपको जिंक लगाना है। बट आपको ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा दिया जाएगा। बैंगन में लिटिल लीफ डिजीज जो है, डिसऑर्डर, वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और इन जनरल जितने भी फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने बताया सिट्रस फैमिली हो गया, चाहे वो एप्पल क्या कहते हैं, आम हो गया, मैंगो, उनमें लिटिल लीफ होगा तो वो जिंक के डिफिशिएंसी से होंगे। आगे देखिए, ब्राउजिंग इन गाभा। गाभा में ब्राउजिंग क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? लास्ट में क्या आ रहा है? जिंक आ रहा है। जिंक से याद रखिएगा कि जिंक, ZINC इनका नाम होता है। तो गाभा में ब्राउन जिंक के डिफिशिएंसीज होता है। जिंक कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे जिंक कहाँ दिख रहा है? वहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 कि गाभा में लास्ट में क्या है? जिंक है। तो ये किसके डिफिशिएंसीज होता है? जिंक। जिंक क्या होता है? ZINC, ये क्या होता है? जिंक होता है। तो गावा में ब्राउन जिंक के डिफिशिएंसीज होंगे। ब्लैक टिप इन मैंगो, आम में ब्लैक टिप होना मार्केट में देखोगे आप, या अगर आपके पास आम का बगीचा है, मार्केट में बहुत कम देखोगे क्योंकि वो मार्केट लेके नहीं आते हैं, मिल भी सकते हैं रेयर केस। तो आप देखोगे कि आम अगर आपके घर के आसपास या आपका बगीचा है, देखोगे कि आम के टॉप के पोर्शन पे, टिप के पोर्शन पे, जो उनका टिप पोर्शन होता है वहाँ पे काला हो जाता है, काला धब्बा बन जाता है। उनका रीजन क्या है? उनका रीजन क्या है कि ये बोरोन के डिफिशिएंसी आम में ब्लैक टिप हो जाते हैं। एक नीचे यहाँ इनका क्या है? बोरोन, यहाँ पे इनको घुमा लीजिए। तो हेन एंड चिकन क्या था? ये यहाँ पे है। बैंगन में क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ब्राउन जिंक की डिफिशिएंसीज हो रहा था। और आम में ब्लैक टिप, बोरोन के डिफिशिएंसीज होते हैं। और इन अगर आपको बोरोन में ऑप्शन ना मिले, इनका दूसरा रीजन भी है। अगर आम के बगीचों के आसपास थोड़ी सी दूर पे या आसपास कहीं भी ईंट की भट्टियां हैं, ईंट भट्टियां मतलब जहां ईंट का मेकिंग होता है, जहां पे ईंट बनते हैं, अगर वहां पे क्या है कि ईंट की भट्टी है तो उनसे निकलने वाले जो गैसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि CO2 होते हैं। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस होते हैं, उनमें मेथेन, तो ये सारे गैस उनसे इमिट होते हैं। तो अगर आम के बगीचे के आसपास ईंट की भट्टियां हैं तो उनसे निकलने वाली गैस के कारण भी क्या होगा कि आपके आम में ब्लैक टिप डिसऑर्डर देखे जाएंगे। उसके बाद है बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, माफ कीजिए, फूल गोभी में जो है वो बटन शेप के कॉलीफ्लावर हो जाएंगे, ऐसा कट ना बनकर वो बटन शेप के हो जाएंगे। तो उनका कारण क्या होता है? ये नाइट्रोजन की डिफिशिएंसीज होते हैं। ये सारी डिफिशिएंसी हैं, यहाँ ऊपर में लिख दिया गया है कि ये डिफिशिएंसी है, कोई भी एक्सेस से नहीं हो रहा। एक्सेस से भी होते हैं बट यहाँ पे एक्सेस से नहीं दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि बटनिंग इन कॉलीफ्लावर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसीज हो रहे हैं। एक्सेस मार के नहीं आ जाइएगा ऑप्शन में, क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं एग्जामिनर बच्चे को परेशान करने के लिए वो क्या कर देते हैं कि एक्सेस और डिफिशिएंसी दोनों डालेंगे कि बटनिंग इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। याद रखिएगा नाइट्रोजन की अधिकता होने से होलो स्टेम हो जाता है। होलो स्टेम क्या होते हैं कि इनके नीचे जो उनका गांठ होता है वो अंदर से खोखला हो जाता है। तो लिख लीजिए आप लोग होलो स्टेम, होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी फूल गोभी में, नाइट्रोजन का हम ज़्यादा एप्लीकेशन कर देंगे, उस केस में होलो स्टेम हो जाता है। इनकी जो गांठें होती है ये अंदर से क्या हो जाएगा कि होलो रहेगा। एक इन जनरल कंपैक्ट होते हैं, जो अच्छा एक स्वस्थ फूल गोभी होगा वो उनमें अच्छा कट का फॉर्मेशन होगा और अंदर से वो क्या होंगे? कंपैक्ट होंगे। बट अगर वहीं पर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी हो जाए, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ये डिफिशिएंसी के कारण ये डिसऑर्डर होते हैं, इनकी कमी हो जाएगी तो इन फसलों में क्या होगा
कि दैहिक विकार होंगे। तो बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में बटनिंग कब होगा? जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी। ये याद रखना है आपको, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी तो बटनिंग होगा, बटन का शेप हो जाएगा। अगर वही नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? होलो स्टेम हो जाएंगे। दोनों बात अलग है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से बटनिंग, नाइट्रोजन की अधिकता से होलो स्टेम। अब आइए लास्ट विप्टेल, ये भी बहुत फेमस है, आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कि विप्टेल इन कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में विप्टेल डिसऑर्डर होता है, वो किसके कमी से होता है? तो मोलिब्डेनम, याद रखिएगा कि मोलिब्डेनम, इसे एमओ शॉर्ट में लिखा जाता है कि कॉलीफ्लावर में विप्टेल रोग, ये जो डिसऑर्डर है, दैहिक विकार है, कॉलीफ्लावर में किसके डिफिशियंसीज होते हैं? तो वो मोलिब्डेनम के डिफिशियंसीज होते हैं। समझ गए आप लोग इतना? तो जल्दी से थंबनेल दिखाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग प्रोसीड करें। चलिए आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये उनका ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज एनपीके फॉर सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलों में कितने उनके रिकमेंडेड होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देने के लिए? आपको ये बताना है कि अनाज वाली फसलों में हमें कितना नाइट्रोजन का परसेंट देना चाहिए, कितना फास्फोरस देना चाहिए, कितना पोटेशियम। तो रेशियो दिया गया है 4:1, 3:1, 1:1 एंड 2:1। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि अनाज में हम एनपीके किस अनुपात में अप्लाई करते हैं, उनको किस रेशियो में एप्लीकेशन करते हैं उनका। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:2:1। अनाज वाली फसलों में हम एनपीके का रेशियो क्या रखते हैं? 4:2:1। और लेग्यूम्स क्रॉप में हम क्या रखते हैं? जल्दी से बताइए, समझ गए? लेग्यूम्स क्रॉप में हम क्या रखते हैं? लेग्यूम्स क्रॉप्स में हम 1:1 रखते हैं। याद रखिएगा, अनाज वाली फसलों में 421, अगर भूल जा रहे हैं रेशियो में याद रखना, सिंपल सा याद रखिए। अनाज वाली फसलों में 421 और लेग्यूम्स दलहनी फसलें, इसका मतलब होता है दलहनी, जिन फसलों से हमें दाल की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें दाल मिलता है, चाहे वो मसूर जिसे लेंटिल कहते हैं, या अरहर, अरहरी कहते हैं, और उनके बाद क्या हो गया? मूंग हो गया या उड़द हो गए। ये सारे के सारे फसल क्या हैं? कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनमें एनपीके का रेशियो हम क्या रखते हैं? 1:1। तो याद रखिएगा, लेग्यूम्स के लिए 121 याद रखने के लिए कह रहा हूं, बट आप किसी के सामने कोई पूछेंगे तो आप वहां पे उनको क्या बताओगे? प्रॉपर ढंग से बताओगे कि सर 1:2:1 इनका हम अनुपात रखते हैं। बट खुद के याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? 121। और सीरियल्स क्रॉप में क्या याद रखोगे? सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें कौन कौन सी है? जल्दी से बताइए। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जितने भी दिख रहे हो ये सारे क्या है? अनाज वाली फसलें हैं। तो उनमें क्या अनुपात रखेंगे? 421, उनका हम अनुपात रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि 2:1 टाइप एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले, जो सॉइल होते हैं इनमें किस टाइप के सिलिकेट क्ले पाए जाएंगे? सॉइल के कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे कॉलिनाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमेलोनाइट, इलाइट, या ऑप्शन ई बोथ बी एंड सी। सॉइल में क्या होता है? बेसिकली एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन का लेयर होता है। अगर कोई सॉइल 1:1 टाइप का है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें क्या है कि एक पार्ट सिलिकॉन है और एक पार्ट इसमें एल्यूमिनियम है। तो वही आपको बताने हैं कि इनमें से 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप, एक्सपेंडिंग क्या होता है? जो एक्सपेंड करे। ऐसी मृदाएं जो एक्सपेंड करे, थोड़ा सा उनमें पानी मिले, पानी जब उन पे पड़ते हैं तो थोड़ा सा उनमें प्लास्टिसिटी मतलब नमरना, थोड़ा सा उनमें खिंचाव आए। ऐसा ना कि जो एडिट क्या होते हैं, जो बालू होता है ना, रेत वाली मृदाएं जो होती है, मिट्टी डालो, पानी डालोगे, सारी की सारी पानी लीच आउट कर जाएगी, नीचे चला जाएगा, और उनको जब उठाओगे तो वो हमेशा भुरभुरी ही रहेगा। आप उनमें प्लास्टिसिटी नहीं देख सकते कभी भी, वो कभी भी नहीं फैलेगा। बट क्या होते हैं कि मोंटमेलोनाइट जो होता है, इनमें क्या होती है कि प्लास्टिसिटी पाई जाती है। एक्सपेंड का मतलब कुछ ये फैलते हैं, कुछ mm तक इनमें क्या होता है कि ये फैलते हैं, तभी जो है इसे हम हिंदी में चिकनी मिट्टी समझते हो, क्ले सॉइल, उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। इसलिए उनका जो है जो मिट्टी की बर्तनें वगैरह बनती है तो इसी टाइप के सॉइल का यूज किया जाता है। समझ गए? तो आपको बताने हैं कि 2:1 टाइप के एक्सपेंडिंग टाइप के सिलिकेट के लिए कौन से हैं? कॉलिनाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमेलोनाइट, इलाइट, या बोथ बी एंड सी। तो इनका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी। ये जो है ये दोनों 2:1 टाइप के एक्सपेंडिंग टाइप के सिलिकेट के लिए हैं। समझ गए? कॉलिनाइट क्या है? ये 1:1 टाइप के लिए हैं, 1:1 टाइप, याद रखिएगा, एग्जाम में आएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन। समझ गए? इलाइट क्या होता है? ये भी 2:1 है, बट ये नॉन एक्सपेंडिंग है। नॉन एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है कि इनमें प्लास्टिसिटी नहीं होगी, ये एक्सपांसन इसमें नहीं होगा। नॉन एक्सपेंडिंग
और एक होता है आपके लिए क्लोराइड। क्लोराइड क्या होते हैं, वो 2:2 टाइप्स के होते हैं, 2:2 टाइप। तो यही 4 आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये तो कभी नहीं आएगा क्योंकि ये हायर के लिए होता है, आप जब बीएससी बाद के एंट्रेंस होते हैं, बट आपके लेवल में यही 4-5 आते हैं। ये जो 4 दिया गया, कोलिनाइट ये 1:1 टाइप्स के होते हैं, वर्मिकुलाइट एंड मोंटमोइलोनाइट 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप के सिलिकेट कले हैं, यानी कि इसमें 2 लेयर सिलिकॉन का होगा, 1 लेयर एल्यूमिनियम का होगा, यानी कि पहले 2 लेयर सिलिकॉन होंगे, फिर उसके बाद 1 लेयर क्या होगा इसमें, 1 लेयर इसमें फिर क्या होगा कि एल्यूमिनियम होगा, फिर इसमें 1 लेयर एल्यूमिनियम होगा, फिर इसमें क्या होंगे कि 2 लेयर सिलिकॉन होंगे इस तरह, फिर 1 लेयर क्या होगा कि इसमें एल्यूमिनियम होगा। इस तरह इनका क्या होता है, वो अरेंजमेंट होता है सॉइल में। समझ गए? तो ये समझ गए कि मोंटमोइलोनाइट एंड कोलिनाइट, मोंटमोइलोनाइट एंड वर्मिकुलाइट का क्या होता है, ये 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप के सिलिकेट कले हैं, कोलिनाइट 1:1 टाइप्स के, एंड इलाइट 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के हैं, एंड क्लोराइड क्या होते हैं 2:1 टाइप्स के होते हैं। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, स्टडी ऑफ सॉइल इन रेफरेंस ऑफ ऑरिजिन क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज, जब हम मृदा की अध्ययन उनके उत्पत्ति या वर्गीकरण के आधार पे करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इडेफोलॉजी कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे, या बोथ, या इनमें से कोई नहीं। जब हम मृदा का अध्ययन उनके ओरिजिन और उनके वर्गीकरण के आधार पे करते हैं तो उसे हम पेडोलॉजी कहेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे। वहीं पे जब हम मृदा का अध्ययन हायर प्लांट के रेफरेंस में करेंगे तो उसे हम इडेफोलॉजी कहेंगे। याद रखिएगा, स्टडी विद द रेफरेंस ऑफ हायर प्लांट। जब हम हायर प्लांट के रेफरेंस में स्टडी करते हैं सॉइल का, उसे इडेफोलॉजी कहेंगे। और जब हम उनके ओरिजिन, उत्पत्ति और उनके वर्गीकरण के आधार पर उनका स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। क्या है वो? नेचुरल बॉडी है। समझ गए? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें। एक चीज और जान लीजिए, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा ज्ञान तो आप लोगों को देके जाता हूं। याद कर लीजिए कि सोलम क्या होते हैं, A+B होरिजोन को हम सोलम कहते हैं। जितना मिले ज्ञान बटोर लिया कीजिए। सोलम को क्या कहते हैं, A+B होरिजोन को क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। और यही ट्रू सॉइल होता है। ट्रू सॉइल कहाँ तक होते हैं, A+B होरिजोन तक ही क्या होते हैं, वो ट्रू सॉइल होते हैं। उसके बाद आता है रिगोलिथ, रिगोलिथ क्या होते हैं, A+B+C होरिजोन को क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, पैरेंट होरिजोन भी कहते हैं। पैरेंट यहाँ पैरेंट लिखा हुआ है, पैरेंट होरिजोन भी कहते हैं। सोलम को क्या कहते हैं, A+B होरिजोन को हम कलेक्टिवली एक साथ सोलम कहेंगे, जिसे ट्रू सॉइल कहा जाता है। रिगोलिथ A+B सॉइल को हम होरिजोन को रेगोलिथ कहेंगे। एक बात बताइए, A+B को हम क्या कह रहे हैं, सोलम कह रहे हैं। तो यहाँ A+B के जगह हम सोलम लिख दें तो हम रेगोलिथ को क्या कहेंगे, सोलम +C होरिजोन को हम क्या कहेंगे, रेगोलिथ कहेंगे। इसे पैरेंट होरिजोन भी कहते हैं। समझ गए? ये 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि सोलम किन हॉरिजॉन को कहते हैं और रेगोलिथ हम किन हॉरिजॉन को कहते हैं। और यहाँ पे आप समझ गए कि इडेफोलॉजी, जब हम हायर प्लांट्स के रेफरेंस में सॉइल का अध्ययन करेंगे तो इडेफोलॉजी कहेंगे, और जब ओरिजिन और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसे हम पेडोलॉजी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। एनपीके फर्स्ट ऑप्शन, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर एंड या CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या आयरन मैग्नीज जिंक। इनमें से आपको बताने कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। तो जल्दी से बताइए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए कौन से होंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व, हिंदी क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो क्या होता है, आयरन मैग्नीज जिंक। बाकी आइए डिस्कस कर रहा हूं। एनपीके क्या होता है, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एनपीके होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर क्या है, ये क्या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। CHO क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स, बेसिक या इसे स्ट्रक्चरल भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है बुनियादी।
बुनियादी तत्व। समझ गए? आइए हम समझते हैं कि इसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं। जब हम सीडलिंग करते हैं या किसी भी फसल की बुआई करते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, उनमें एनपीके का एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि जब हम प्लांट्स को लगाएंगे उस टाइम में ही एनपीके का क्यों करते हैं, क्योंकि जब इसे रिलेट कीजिए, जब छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, बेबी 5 दिन का हुआ खाना खाना स्टार्ट कर देगा, नहीं होता है ना। उसे मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, दूध दिया जाता है पीने के लिए। उसी तरह जब हम प्लांट्स लगाते हैं, फसल लगाते हैं अपने फील्ड में, तो उसे क्या किया जाता है, वहाँ पे उसे एनपीके का एप्लीकेशन किया जाता है। एनपीके का एप्लीकेशन फिर फर्टिलाइजर में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे किया जाता है। बट आप यहाँ पे बस ये जानिए कि जब फसल लगाने के समय जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक, यहां लिख लीजिए हिंदी, प्राथमिक पोषक तत्व, इसे कहते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? एनपीके है आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, द्वितीयक पोषक तत्व। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बेसिक न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स हिंदी में बुनियादी तत्व कहते हैं। याद रखिएगा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पूरे प्लांट्स का 96% पार्ट होता है। टोटल प्लांट्स का 96% पार्ट क्या होते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होते हैं। क्या होते हैं कि 45% आपका हाइड्रोजन होगा, 45% कार्बन होगा और 45% ऑक्सीजन होगा। 45% कार्बन, 45% ऑक्सीजन, 45% कार्बन, 45% ऑक्सीजन और 6% आपके हाइड्रोजन होंगे। पूरे प्लांट्स का 96% यही 3 पोषक तत्व होते हैं जिसे हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और एनपीके क्या होता है, इसे हम इनिशियल स्टेज में देते हैं जब प्लांट्स की बुआई करते, फसल लगाते हैं। दूसरी बात जानिए, इसे हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कब, और इसे कलेक्टिवली एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वृहद तत्व, वृहद पोषक तत्व। समझिए क्या होता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। मैक्रो क्यों कहते हैं कि जिन न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्व का प्लांट में कंसंट्रेशन मोर देन क्या होगा, 100 ppm होगा, वो क्या होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। अगर इनका कंसंट्रेशन CONC समझ जाइएगा, कंसंट्रेशन है, इनका कंसंट्रेशन मोर देन 100 ppm है। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। अगर 100 ppm इनका कंसंट्रेशन प्लांट में प्रेजेंट है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, जब प्लांट्स में अगर इन न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है कि लेस देन 100 ppm प्रेजेंट है प्लांट्स में, तो इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स में अगर ये न्यूट्रिएंट्स लेस देन 100 ppm पे प्रेजेंट है, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में मोर देन 100 ppm प्रेजेंट होते हैं, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और सारे तत्व हैं, आइए वो जानते हैं। आपको ट्रिक के थ्रू मैं ये बताऊंगा और क्या है। चलिए पहले ट्रिक जान लीजिए क्या है इनका। जानिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैक्रो किस तरह इसको याद रखा जाए। याद रखना टफ होता है क्योंकि टोटल 8 होते हैं इसमें। जानिए क्या सब होते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है और मेरे पेड स्टूडेंट के बच्चे जान रहे होंगे। अगर जो जान रहे हैं वो जल्दी से कमेंट में लिख दो, ठीक है। देखो मैंने ट्रिक बनाया था, काफ़ी मन जिनके मोहे न कल्बे, यानी कि कोई है जिन्होंने मन नहीं मोहा है किसी का, ठीक है। काफ़ी मन जिनके मोहे न कल्बे, तो इनसे हम कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन से इनमें पोषक तत्व आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। तो काफ़ी से याद रखिएगा यहाँ पे कॉपर, मन से याद रखिएगा मैग्नीज, जिनके से याद रखिएगा कि इनमें क्या है कि जिंक, मोहे से याद रखिएगा मोलिब्डेनम,
ना से याद रखिएगा निकेल, कल से याद रखिएगा क्लोरीन, ब से याद रखिएगा बोरोन। टोटल गिनिए कितने हो गए, कॉपर 1, मैग्नीज 2, जिंक 3, मोलिब्डेनम 4, निकेल 5, क्लोरीन 6, बोरोन हो गया कितना 7, 2 2 4 2 6 1 7। काफ़ी, हाँ काफ़ी में का से क्या है कि कॉपर और फो से क्या है आयरन फेरस, समझ गए। तो टोटल कितने हो गए 8। टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 हैं। और ये आपके लिए ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, याद कर पाओगे आप आसानी से। काफ़ी मन जिनके मोहे न कल भे, तो काफ़ी में कॉपर आयरन, मन में मैग्नीज, जिनके में जिंक, कल से क्लोरीन, और उसके बाद क्या है न से निकेल, और मोहे से क्या है मोलिब्डेनम, बे से क्या है बोरोन। ये सारे क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसी में से देखो आपके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आयरन, मैग्नीज, जिंक। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहता पूरे, जब तक पूरा एलिमेंट्स आपको पूरा पोषक तत्व याद नहीं रहेंगे आप एग्जाम में फंस जाओगे। इसलिए आपको ये पूरे एलिमेंट्स याद रहने चाहिए, तब आप एग्जाम में करेक्ट जो है वो करके आओगे। टोटल 8 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और 3 क्या है बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसे बुनियादी पोषक तत्व कहते हैं। और टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 17 होते हैं टोटल इसेंशियल न्यूट्रिएंट। टोटल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं 17 हैं। और ये किसने बताया था कि पौधों में एक अच्छा वृद्धि विकास होने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और उसके अलावा 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है, जिसे निकोलस ने दिया था, निकोलस साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि 17 तो इसेंशियल है किसी भी प्लांट्स के वृद्धि विकास के लिए, ये 17 पोषक तत्व एनी हाउ होने चाहिए। और 4 क्या है बेनिफिशियल है। अगर आपको खाने के साथ रसगुल्ला मिल जाए तो आपका मन गदगद हो जाएगा, वही वाली बात है। खाने से तो आपका पेट भर गया है, बट अगर अलग से आपको दही रसगुल्ला मिल गया तो सोने पे मतलब क्या कहते हैं उसे कि दिल चांदी चांदी हो जाता है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं 17 हैं, और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं वो 4 हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो टोटल 4 हैं, समझ गए। और यहाँ पे आपको क्या बता दूं एक्स्ट्रा, इसेंशियल 17 होंगे, बेनिफिशियल 4 होंगे। प्राइमरी आपने जान लिया, सेकेंडरी जान लिया, बेसिक आप लोगों ने जान लिया, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों ने जान लिए हैं। तो यहाँ से इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, आपको ये बताने वाला था, ये आर्नन एंड स्टाउट ने दिया था। ये साइंटिस्ट क्या थे, आर्नन एंड स्टाउट। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया था, याद रखिएगा क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी इन्होंने दिया था। कब इन्होंने दिया था, तो ये ईस्वी भी याद रखिएगा क्योंकि आ जाता है एग्जाम में। 1939 ईस्वी में आर्नन एंड स्टाउट नामक 2 साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया था, ये बताया था कि किसी भी पौधे के अच्छे वृद्धि विकास के लिए कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, 17। फिर ये निकोलस ने दिया था, याद रखिएगा निकोलस नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे। फिर बाद में 1954 ईस्वी में आर्नन ने इसी को फिर से रिवाइज किया कि 17 ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये कुछ और मॉडिफिकेशन हो सकता है क्या, या इसके अभाव में भी वृद्धि विकास हो सकते हैं क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। आर्नन ने फिर इसे 1954 में रिवाइज किया। रिवाइज करने का मतलब है फिर से वो प्रूफ किए, खोजे, उस पर वर्क किए। तो 15 साल बाद, याद रखिएगा कि 1939 के बाद 15 साल बाद आर्नन ने फिर से इस पर वर्क किया और उन्होंने बताया कि किसी भी पौधे के वृद्धि विकास के लिए 17 क्या है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए। और दूसरी बात ये याद रखिए, किसी भी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी को कोई दूसरा न्यूट्रिएंट फुलफिल नहीं कर सकता। अगर किसी प्लांट्स में नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी है, उसके जगह फास्फोरस डाल देंगे तो उसकी कमी को फास्फोरस पूरा नहीं करेगा, या कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, नाइट्रोजन डाल दें तो उसकी डिफिशिएंसी को नाइट्रोजन फुलफिल नहीं करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, नाइट्रोजन डाल दिया जाए तो क्या वो सही होगा, उनके कमी को वो पूरा करेगा, नहीं करेगा। जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी है हमें उसी न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करना होगा। याद रखिएगा, यहाँ जितनी बातें बन सकती थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिएंट्स टॉपिक से जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारा डिस्कस कर दिया। प्राइमरी में याद रखिएगा, सेकेंडरी याद रखिएगा, बेसिक न्यूट्रिएंट्स या क्या कहते हैं इसे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, जिसे हिंदी में बुनियादी पोषक तत्व कहते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा लिख दिया गया है। एग्जाम में यही क्वेश्चन
बन के आएंगे। और अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो ये याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में लेस देन 100 ppm पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका मतलब होता है मोर देन, मैक्रो मोर देन 100 पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था कि 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के वृद्धि विकास के लिए, तो आर्नन एंड स्टाउट ने कब दिए थे? 1939 में। एंड निकोलस ने बताया था कि 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितने क्वेश्चन बन सकते थे न्यूट्रिएंट्स से सारा आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लिया गया है, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजर दिया गया है और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बताने हैं। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन बताने हैं, सेकेंडरी पोषक तत्व भी होते हैं वो नहीं आपको बताने हैं, ओनली अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बताने हैं। एनहाइड्रस अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होता है, अमोनियम क्लोराइड में कितना नाइट्रोजन होगा, सोडियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन होंगे, यूरिया में कितना नाइट्रोजन होगा, डीएपी में कितने होंगे, एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन होंगे। जल्दी से बताइए, मैच कीजिए। चलिए हमें जो आ रहा है वहां से हम मैच करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबको पता होगा, जितने भी बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं 99.99 बच्चों को पता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। यूरिया में कितना? 46। डी का देख लो क्या है? 3 है। डी में आ जाओ। अच्छा ऑप्शन नहीं है इनके, तो डी में क्या है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और डीएपी में बताइए कितना नाइट्रोजन होता है और कितना फास्फोरस। एग्जाम में बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, अगर डीएपी पूछा जाता है कि डीएपी में कितना नाइट्रोजन होता है तो वो 46 मार के आ जाएंगे, पूरा देखेंगे भी नहीं। वहां पे लिखा होता है कि डीएपी में कितना नाइट्रोजन होगा तो उनको दिमाग में सेट होता है कि 46% फास्फोरस होता है। क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ेंगे, डीएपी दिखा 46। ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, पढ़ना है कि वहां पे नाइट्रोजन कह रहा है या फास्फोरस कह रहा है। यहाँ पे क्या बताना है, डीएपी में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है। ये नहीं कि एग्जाम में मैच करने गए, मैच करने की जगह पे हमने क्या कर दिया, वहां पे एग्जाम में डीएपी की जगह हमने क्या कर दिया, डीएपी की जगह हमने क्या कर दिया कि डीएपी में हमने क्या मार दिया 46%। डीएपी में 46% है। बाहर आते आते एकदम खुश हो रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन तो सही हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम रूम पहुंचेंगे ना, दिमाग जब स्थिर होता है, शांत होता है, बेसिकली एग्जाम में क्या होता है कि दिमाग इतना कंसंट्रेटेड करके पेपर देना होता है, तभी जो लगाते हैं आंसर वो मुझे लगता है कि सही है। लेकिन आप जैसे जैसे सेंटर से बाहर निकलोगे, मैंने खुद ये फील किया है, एब्जॉर्व किया मैंने मेनी टाइम्स, जब हम एग्जाम दिए हैं तब कि जब आप सेंटर से बाहर निकलोगे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि सारा सही है, 100 में 100 सही है। जब आप 10 डेग और आगे जाओगे याद आएगा अरे एक क्वेश्चन तो गलत हो गया, सिट वहाँ पे वो होता, अरे मिस हो गया। फिर जब आप 1-2 किलोमीटर और आगे जाओगे तो फिर याद आएगा अच्छा एक और तो गलत हो गया वहाँ वाला, अच्छा कोई नहीं 2 ही तो गलत हुए हैं 100 में। और जब घर पहुँचोगे आराम से फ्रेश होके खा के लेट जाओगे, दिमाग में जब सोचोगे एनालिसिस करोगे क्वेश्चन का, तब 5 गलत और निकल जाएंगे, यानी कि टोटल 5-7 गलत निकल जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं एग्जाम में माइंड को कंसंट्रेटेड करके आराम से पेपर सॉल्व कीजिएगा। हर एक वर्ड को पहले पढ़िएगा, 2 सेकंड ज़्यादा लग जाए। एग्जाम ऐसा नहीं है कि आधा घंटा पहले बना के बैठ जाएं और पता चला कि उधर 10 क्वेश्चन गलत करके आ गए, नहीं है। आपको पूरा टाइम दिया गया है 2 घंटे का, आप 2 घंटे यूटिलाइज करो, पूरा 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में सॉल्व कर लिए, 1 घंटा बैठ के सबका देख रहे हैं, अच्छा उसका तो अच्छा नहीं जा रहा, टेंशन में है, उसको देख रहे हैं, टीचर का मुंह देख रहे हैं। ये सब नहीं करना है। 2 घंटे यूटिलाइज कीजिएगा, खुद के पेपर पे कंसंट्रेट कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे फ्रेंड सर्किल में कि जब सेमेस्टर का पेपर चल रहा था 3 घंटे के पेपर को 1 घंटे में लिख के आते थे, और आज वो देख रहे हैं कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। तो इसीलिए पूरे टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, फोकस रहिएगा अपने क्वेश्चन पे, दिमाग में कोई दूसरी बातें नहीं चलने दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन पे कंसंट्रेटेड रहिएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि हम डीएपी पढ़े और वहाँ पे पूछ रहा है नाइट्रोजन और मार के हम आगे क्या फास्फोरस का परसेंटेज 46%, तो ये काम नहीं करना है। यूरिया कितने होते हैं, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, डीएपी में नाइट्रोजन 18% और यहीं पे कितना होता है 46% फास्फोरस होता है, P2O5 के फॉर्म में होते हैं। ओके, आप जानिए कि एनहाइड्रस अमोनिया पता नहीं है आपको, कौन सा पता है इसमें, जल्दी से बताइए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे केन कहते हैं, CAN, समझ गए। इसे हम किसान खाद भी कहते हैं, किसान खाद क्या कहते हैं, केन, किसान खाद कहते हैं। इनमें कितना नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है, तो 25% नाइट्रोजन के परसेंटेज होते हैं, और 25% जो होते हैं इनमें से 12.5% अमोनिकल फॉर्म में होते हैं, NH4+ के फॉर्म में होते हैं, और 12.5% नाइट्रेट के फॉर्म में होते हैं, NO3- के फॉर्म में। 12.5% अमोनिकल, अगर ज़्यादा डीप
इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, बस जनरल पूछ लिए जाएंगे कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने % नाइट्रोजन होते हैं, तो 25% नाइट्रोजन होता है, जिनमें से 12.5% अमोनिकल फॉर्म में होते हैं, 12.5% नाइट्रेट के फॉर्म में होते हैं। तो इनका वो हो गया सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में जानिए नाइट्रोजन कितना होता है, 16% होता है। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 16% होते हैं। फिर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कितना होता है, 25% होता है। क्या बच गया, एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया 82% नाइट्रोजन होते हैं। मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंटेज एनहाइड्रस अमोनिया में ही होता है, इससे ज्यादा किसी में नहीं होता। और ये सबसे ज्यादा हाइड्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है। हाइड्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जब हम फर्टिलाइजर को खुली, उनके बॉडी को खुला रख दें तो मॉइस्चर कंटेंट के कारण सारा का सारा फर्टिलाइजर गल जाएगा। 50 kg की बॉडी है, वो गल के 20 kg हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, हाईली हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। हाईली हाइड्रोस्कोपिक याद रखिएगा, हाइड्रोस्कोपिक वाटर एग्जाम में आते हैं कि इनमें से कौन से हाइड्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर हैं। तो सबसे ज्यादा एनहाइड्रस अमोनिया है, इसका मतलब है एनहाइड्रस अमोनिया है, ठीक है, इसका एन लिया गया। एनहाइड्रस अमोनिया सबसे ज्यादा हाईली हाइड्रोस्कोपिक है। फिर याद रखिएगा यूरिया, समझ गए। तो सबसे ज्यादा हाईली हाइड्रोस्कोपिक एनहाइड्रस अमोनिया, फिर देन यूरिया। ये क्या है कि हाईली हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। जब इनका सीजन आता है तभी ये क्या होते हैं कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोस्कोपिक है। एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होगा तो ये सारा का सारा गल जाएगा। 50 kg का बोरी आराम से 20 kg 15 kg बचेंगे, यानी कि लॉस्ट या पूरा लॉस होगा। किसान ये जो होंगे, जो इनको स्टॉक करते हैं, घाटे का उनका सौदा हो जाएगा। समझ गए। ये नाइट्रोजन परसेंटेज थी। एक हाइड्रोस्कोपिक आपने जाना कि हाइड्रोस्कोपिक सबसे ज्यादा कौन है, एनहाइड्रस अमोनिया। एंड देन क्या है, यूरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर इज मेजर्ड बाय। कपास के रेशे की लंबाई मापी जाती है, नापी नहीं मापी। कपास के रेशे की लंबाई मापी जाती है फाइब्रोग्राफ, माइक्रोनायर, एरिलोमीटर या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कपास के फाइबर की लंबाई, कपास कितना लंबा है, कपास की ये एक रेसाएं लेंगे, एक रेसा लेंगे, उसकी लंबाई कितनी है, ये किसे मापेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो भी नापते हैं इनमें क्या लगा है, ग्राफ लगा है। ग्राफ में आपने बचपन में बनाए होंगे, ग्राफ पे बहुत सारे इमेज ड्रॉ किए होंगे। तो कपास के लेंथ की लंबाई को मेजर करते हैं फाइब्रोग्राफ से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कपास में कि कपास के फाइबर की लंबाई फाइब्रोग्राफ से मेजर करते हैं। आइए दूसरा जानते हैं, माइक्रोनायर। इससे क्या किया जाता है, फाइनेंस का पता लगाया जाता है। फाइनेंस मतलब फाइनेंस क्या होते हैं कि वो कितना अच्छे क्वालिटी का है कपास, उनका पता लगाया जाता है। आप जानिए एरेलोमीटर क्या होता है, ये मैच्योरिटी को फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कपास मैच्योर हुआ है या नहीं, उनका पता लगाने के लिए एरिलोमीटर का यूज किया जाता है। कपास की लंबाई को मापने के लिए फाइब्रोग्राफ का यूज करते हैं। एंड फाइनेंस को मेजर करने के लिए, कितना अच्छे क्वालिटी का कपास है उनको मेजर करने के लिए माइक्रोनायर का यूज किया जाता है। वहीं पे मैच्योरिटी फाइंड करने के लिए, मैच्योरिटी देखने के लिए कपास मैच्योर हुआ है या नहीं, हम एरिलोमीटर का यूज करते हैं। समझ गए। यहाँ पे 3 आपने टर्म जाने कि फाइब्रोग्राफ से लंबाई मेजर करते हैं, माइक्रोनायर से फाइनेंस मेजर करते हैं, और वहीं पे फिर एरिलोमीटर से हम मैच्योरिटी मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, कुछ क्या है कि एक एक्स्ट्रा है, आप लोग ये नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन क्या कीजिएगा आप, नोट डाउन कीजिएगा। आपके एग्जाम में आते हैं कि डुअल पर्पस ब्रीड बताने काउ के, डुअल पर्पस ब्रीड। डुअल पर्पस क्या होता है, ऐसे गाय जिनकी नस्लें दूध के लिए भी पाली जाती है और एग्रीकल्चर यूज के लिए भी, जैसे जुताई करने में देसी हल में इनको लगाकर जुताई की जाती है, या और जो पर्पस होते हैं उनके लिए इनका यूज किया जाता है। बेसिकली जुताई करने में तो इनमें कौन सी वैरायटी है, तो इनमें आपको ट्रिक दिया जा रहा है। ट्रिक याद रखिएगा कि हम कैसे याद रखें, क्योंकि जो बहुत सारे गाय की वैरायटीज है। टोटल आपको बता दें कि टोटल अब तक में 50 वैरायटीज सर्टिफाइड हुए हैं, मतलब रजिस्टर्ड हुए हैं। गाय की अब तक 50 नस्लें रजिस्टर्ड है इंडिया में। अभी तक गाय की 50 नस्लें हैं, उनमें से डुअल पर्पस की ब्रीड बता रहा हूं आपको। तो ट्रिक याद रखिएगा कि डॉक्टर जी सर, यानी कि आपके कोई टीचर हैं जिनका नाम जी से है, सपोज गगन सर, गणपत सर, गणेश सर, जो भी है, मेरे टीचर का नाम गणेश सर था। तो क्या है कि कोई आपके सर हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर जी सर है, तो इनसे क्या ट्रिक आप बनाओगे, डी से बनाना दियोनी, दियोनी, आर से क्या है राट,
जी से क्या है गिर, आर से क्या है साहिवाल, फिर इस आर से क्या है रेड सिंधी। ये टोटल 5 ब्रीड है गाय की डुअल पर्पस वाली, समझ गए, डुअल पर्पस वाली, यानी कि इनके डुअल पर्पस क्या है, ये इनसे मिल्क भी मिलता है और इनको एग्रीकल्चरल में जुताई करने के लिए देसी हल में लगाकर खेत की जुताई भी की जाती है, या जो वर्क होंगे वो सारे किए जाते हैं। कौन कौन सी ब्रीड है, दियोनी, राठ, गिर, साहिवाल एंड रेड सिंधी। तो ये कितना सिंपल आसान ट्रिक है, इसके जरिए आप एग्जाम में तुरंत फाइंड कर लोगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन सी गाय की द्विप्रयोजनी, हिंदी लिख लीजिएगा, द्विप्रयोजनी, इसका हिंदी होगा द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी नस्लें, गाय की इनमें से कौन सी द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। तो एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है, डॉक्टर जी सर, डॉक्टर में दियोनी, आर से राठ, जी से गिर, एस से साहिवाल एंड फिर आर से रेड सिंधी। चाहे रेड सिंधी यहाँ लिखो या लास्ट में लिखो, बट आर से 2 है, याद रखिएगा। ये याद रखिए साहिवाल का ओरिजिन प्लेस मोंटगोमरी पाकिस्तान है, एग्जाम में आ चुके हैं मोंटगोमरी पाकिस्तान, ओरिजिन प्लेस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और रेड सिंधी का भी पाकिस्तान है ओरिजिन प्लेस, समझ गए। और राठ का में भी राजस्थान है, समझ गए, क्योंकि एग्जाम में ओरिजिन प्लेस आते हैं तो याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग दूसरा ये है कि फिर मिल्च ब्रीड पूछे जाते हैं, काऊ के मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड का मतलब होता है सिर्फ इनको दूध के लिए पाला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं, दूध का प्रोडक्शन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं। मिल्च ब्रीड मतलब दुधारू, दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लें यानी कि सिर्फ दूध के पर्पज से पाले जाने वाली ब्रीड है, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, इनका ट्रिक आप लिखोगे हिंदी में कि हाँ, इनका ट्रिक लिखोगे हरी कौन था। कोई है जो हरी से पूछ रहा है कि हरी कौन था, तो हरी से आपको याद रखना है, हरी से याद रखना है हरियाणवी, हरी से याद रखिएगा हरियाणवी, लिख लीजिएगा हरी से हरियाणवी, रो से राठी, राठी, कौन से कांकरेज, था से याद रखिएगा थार पारकर, और थार पारकर का ओरिजिन प्लेस याद रखिएगा गुजरात, थार पारकर का ओरिजिन प्लेस क्या है गुजरात, समझ गए। हरियाणवी, इसे हिंदी में क्यों रहने दे, इसे इंग्लिश कर दे रहे हैं हरियाणवी। ये भी हरियाणा पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर के पगा, ये क्या है ओरिजिन प्लेस है इनका। तो हरियाणवी समझ गए आप लोग कि मिल्च ब्रीड दुधारू, ये सिर्फ दूध के पर्पज से पाले जाने वाली वैराइटीज है। इनको सिर्फ पाला जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करे। तो कौन सी ब्रीड है, हरियाणवी, राठी, कांकरेज, थार पारकर, ये 4 ब्रीड है जो कंटिन्यू एग्जाम में आपको रिपीट किए जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सी डुअल पर्पस द्विप्रयोजनी नस्लें हैं, द्विप्रयोजनी दूध भी देंगी और उनको एग्रीकल्चरल पर्पस से भी यूज किया जाएगा। दूसरा है कि ये सिर्फ दूध देंगी, इनको आप एग्रीकल्चर पर्पस में यूज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। तो याद रखिएगा ये जो साहिवाल है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली वैराइटीज़ है। इंडिया लेवल पे इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध देती हैं साहिवाल। और ये क्या है कि मिल्च ब्रीड है, कौन सी, हरियाणवी, राठी, कांकरेज एंड थार पारकर। कितना आसान सा ट्रिक है, हरी में हो से हरियाणवी, रो से राठी, कौन से कांकरेज, थ से थार पारकर, ये क्या है मिल्च ब्रीड है। तो समझ गए आप लोग। चलिए आगे कुछ बातें डिस्कस करनी है। आगे क्या डिस्कस करनी है कि अगर आप हमारे बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ जितनी बातें बताई गई हैं वो सारे हमारे पेड बच्चों को सारी ट्रिक्स वगैरह पते हैं, उनको सब पता होगा कि ये सारी चीज़ लेक्चर में बताए गए हैं। अगर आप पेड से हो तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताओ कि ये सारी चीज़ बताई गई थी या नहीं, आपको वहाँ पे उनसे फीडबैक मिल जाएगा। दूसरी बात, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं अपने पेड बच्चों को, क्या प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप लोगों को दिया जाएगा। कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स, PDF
आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस शीट चैप्टर वाइज दिए जाते हैं, हर एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, हर चैप्टर में आपको ऑनलाइन टेस्ट कराए जाएंगे, PYQ प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे DNS को मार्केट से अलग बनाते हैं। ऐसा हवाई में बात नहीं किया जाता कि 10 चैप्टर है तो 2 चैप्टर के प्रैक्टिस सेट आपको मिल गए, 2-3 टेस्ट हो गए, एग्जाम का टाइम आ गया, जाइए बच्चों आप लोग एग्जाम देके आइएगा। ऐसा नहीं है, आप ज्वाइन करके देखना। आप ज्वाइन करने से पहले आप क्या करोगे, अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो ये हमारे क्या हेल्पलाइन नंबर है 6387986764। आप उनसे कहना कि मुझे प्रूफ चाहिए कि आपके चैप्टर वाइज आप में टेस्ट या क्या है प्रैक्टिस सेट है या नहीं, वो आपको प्रूफ देंगे, तभी आप हमारे बैच में इनरोल होना। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये लेक्चर नंबर 3 जो रामबाण सीरीज का लेक्चर नंबर 3 था, आप इनका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से आप क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, और हमारे DNS एडुकेयर ऐप में फ्री कंटेंट में जाकर इस क्लास का आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। यहाँ सारे एग्रीकल्चर के पूरे पोर्शन आपको कवर कराए जाएंगे। रामबाण सीरीज में टोटल 5 लेक्चर आपको मिलेंगे, जिनमें होल सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट कराया जाएगा। समझ गए आप लोग। और जाते जाते मैं ये कहूँगा, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई होंगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर कीजिएगा जो भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, रामबाण सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। तब तक मन से पढ़ाई करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।